बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। ये तो प्यारे साथियों, एक दफ़ा फिर से मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में नीला शोला के पार्ट 2 के साथ, जिसका नाम है शोले का शिकार। तो चलिए बिना किसी देरी के नावल का आगाज़ करते हैं। क्या बात है, दूसरे किसी ने पूछा। रोशनी, उसने जवाब दिया। कैसी रोशनी? पूछने वाले ने फिर पूछा। यहाँ रोशनी का क्या काम? पता नहीं, रोशनी की इतला देने वाले ने कहा। तुम भी देखो। किस तरफ? सवाल करने वाले ने उठकर पूछा। बकिया भी उठ खड़े हुए थे। वो सभी अब रोशनी की सिमत देख रहे थे। दूर नज़र आने वाली रोशनी अब तेज़ होती जा रही थी। फिर उसकी रंगत भी सामने आ गई। अरे, ये तो नीली रोशनी है, एक के मुंह से निकला। इसमें तो लपक है, दूसरे ने कहा। अरे, कोई और बोला। ये रोशनी कहाँ, ये है नीला शोला। हाँ, ये तो वाकई नीला शोला है, मगर। कहने वाला रुक गया। मगर क्या? दूसरे ने पूछा। शोले का रंग लाल होता है, ये नीला कैसे है? मुमकिन है कोई ऐसी चीज़ जलाई गई हो जिसका शोला नीला होता है। कोई गैस? सवाल करने वाले ने पूछा। हो सकता है किसी किस्म की गैस हो, मगर यहाँ गैस का क्या काम? किसी ने कहा। क्यों? किसी और ने पूछा। इस उजाड़ और ख़तरनाक जंगल में गैस के चूल्हे तो होने से रहे। अहमक हो, उसने कहा, जिसने शोले के बारे में इतला दी थी। क्यों, इसमें अहमकपन की क्या बात है? क्या वो लोग गैस की छोटी टंकी हमरा नहीं ला सकते? शायद एतराज़ करने वाले ने कहा। शायद वो बहस नहीं करना चाहता था, मगर ये कैसा शोला है, एक ने कहा। इसकी रोशनी ना बढ़ती है ना कम होती है। क्या चलकर देखें? किसी ने ख्याल जाहिर किया। अगर वो कोई और पार्टी हुई तो? अगर का इसमें क्या सवाल है, इतला देने वाले ने कहा। वो यकीनन कोई और पार्टी होगी और मुमकिन है उसने किसी वजह से आग रोशन की हो। चलकर देख लेने में क्या हर्ज है, ख्याल जाहिर करने वाले ने कहा। हो सकता है हमें मौका मिल जाए और हम उनको राह से हटा सकें। बेवजह कश्तोहोन की ममानत की गई है, उसने गरा कर कहा। अगर हमने रहमदिली बरती तो कोई दूसरा हमारा खात्मा कर देगा, राह से हटाने की तजवीज़ पेश करने वाले ने कहा। सार्जेंट कहीं सही कह रहा है कर्नल, किसी और ने कहा। हमें चाहिए कि जो भी राह में मिले उसे साफ करते हुए मंजिल की जानिब बढ़े। मेरा भी यही ख्याल है, तीसरे ने कहा। तुम क्या कहते हो लेफ्टिनेंट? कर्नल ने किसी और से पूछा। तजवीज़ मुनासिब है कर्नल, लेफ्टिनेंट ने जवाब दिया। क्योंकि अगर हमने शुरू ही से राह के कांटे हटाने शुरू नहीं किए तो मंजिल पर बड़ा कश्तहोन होगा। गोया सबकी यही मर्जी है? कर्नल ने पूछा। यस कर्नल। तो फिर चलो, कर्नल ने कहा, मगर बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ओके कर्नल, उन्होंने कहा और वो सब चल पड़े। वो तेज़ तेज़ कदमों से चल पड़े। रोशनी अभी दूर थी, इसलिए वो बहुत एहतियात नहीं बरत रहे थे। जंगल खामोश था और सिर्फ वही आवाज़ें फ़िज़ा में मुंतशिर हो रही थी जो उनके कदमों के नीचे चिरमराने वाले पत्तों से उभर रही थी। रोशनी अभी काफ़ी दूर थी। ये तो ऐसे लगता है कर्नल जैसे हमारे साथ साथ रोशनी भी आगे बढ़ रही हो, किसी ने कर्नल को मुखातिब किया। ख्याल है सार्जेंट, कर्नल ने कहा, जंगल में बहुत सी बातें शहर से हटकर होती हैं और उनको वही समझ सकता है जो जंगलात में रह चुका हो। आपने तो जंगलात में काफ़ी अर्सा गुजारा है कर्नल। हाँ, इसीलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि ये कोई धोखा ना हो। धोखा? सार्जेंट ने दोहराया। हाँ, मुमकिन है वो शोला ना हो। फिर क्या चीज़ हो सकती है कर्नल? यहाँ ऐसे उड़ने वाले कीड़े भी होते हैं जो रात के वक्त चमकने लगते हैं, और ये चूँकि झुंड की शक्ल में रहते हैं इसलिए हो सकता है ये रोशनी उन्हीं की हो। नीली रोशनी? हाँ, दूर से नीला रंग नजरे फ्रेब भी हो सकता है। हम इतना रास्ता तय कर चुके हैं कर्नल, मगर वो नीला शोला फिर भी इतना ही दूर लग रहा है। चलते रहो, जल्द पता चल जाएगा कि वो क्या है। जैसे आपकी मर्जी कर्नल, सार्जेंट ने कहा। और वो चलते रहे। फिर उन्हें महसूस हुआ जैसे वो शोला यकबैग करीब आ गया हो। रोशनी भी पहले से तेज़ हो गई थी और शोले का हुजम भी बढ़ गया था। ये तो शोला ही मालूम होता है कर्नल, सार्जेंट ने कहा। मेरे ख्याल में ये वो नहीं जो हम समझ रहे हैं, कर्नल बड़बड़ाया। क्या मतलब? सार्जेंट ने दोहराया। अभी मालूम हो जाएगा, कर्नल ने कहा। जूजू वो शोले के करीब होते जा रहे थे, उनकी चाल आहिस्ता और मोहतात होती जा रही थी। अब उनके चलने से मामूली सी आवाज़ भी पैदा नहीं हो रही थी, वो बेआवाज़ बढ़ रहे थे। खुश्क पत्तों के ढेर उन इतराफ़ में नहीं थे, वरना वो बेआवाज़ ना चल सकते। वो शोले से इतने करीब पहुंच गए कि उसकी माहियत नजर आने लगी। वो नीले रंग का शोला ज़मीन से फूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी टार्च से रोशनी फूट रही हो। उस नीले शोले का महरज ज़मीन की सतह थी। वो रुक गए। नीले शोले से खारिज होने वाली रोशनी में हिद्दत थी। ये तो गर्म है, सार्जेंट ने कहा। ऐसा लगता है यहाँ किसी किस्म की गैस मौजूद है, लेफ्टिनेंट ने कहा। गैस? कर्नल सवाली अंदाज में बड़बड़ाया। गैस सर, ये ज़मीन से निकल रही है, सार्जेंट ने कहा। मुमकिन है यहाँ चकमाक पत्थर भी हो और रगड़ से गैस जल उठी हो, मगर जलती हुई गैस की शक्ल ऐसी तो नहीं होती। कर्नल ने शोले को घूरते हुए कहा। उसका जहन बड़ी तेज़ी से उसका तजिया कर रहा था। हमें पीछे हट जाना चाहिए, सार्जेंट ने कहा। हाँ, मगर
अब गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी है, लेफ्टिनेंट ने कहा। तुम लोग यहाँ पर ही ठहरोगे, कर्नल ने कहा। फिर उसने जेब से एक चश्मा निकाल कर आंखों पर चढ़ा लिया। ये बहुत गहरे शीशों का चश्मा था। उसे पहनते ही वो रोशनी और नीला शोला गायब हो गई। अब उसकी निगाह के सामने ज़मीन से उभरने वाली नीले रंग की गैस 1 इंच लंबी रोशन लकीर सी थी, ऐसी जैसी गैस वेल्डिंग के नज़ूल से निकलती है। वो हैरत से उसे देख रहा था। उसकी मतलाशी निगाहें उसके महरत को तलाश कर रही थी। अचानक वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। वो 1 इंच लंबी रोशन लकीर ज़मीन से जुदा हो रही थी। उसने तेज़ी से चश्मा आंखों से हटाया और एक बार फिर चौंक पड़ा। ये तो उठ रहा है, उसके किसी साथी ने कहा। अरे, दूसरे के मुंह से निकला, नीला शोला उड़ रहा है। हाँ, मैंने कहा था ना कि ये वो नहीं जो हम समझ रहे हैं, कर्नल ने कहा। शोला उठ रहा था। अब हिद्दत के साथ ही वो रोशनी भी उन पर पड़ रही थी। मैं देखता हूँ, उनमें से एक ने कहा। फिर इससे पहले कि कर्नल कुछ कहता, वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से निकलकर उसी तरफ बढ़ने लगा। रोशनी का शोला 3 फुट बुलंद होकर रुक गया। वो उसकी तरफ बढ़ता गया। वो शोले से 7-8 फुट दूर होगा कि अचानक रोशनी का जमाका हुआ और ऐसा ही लगा जैसे ज़मीन इस हिस्से में रोशन तलू हो गया हो। एक लम्हे के लिए उनकी आंखें देखने से महरूम हो गई। सिवाय नाचते हुए रोशन सितारों की और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अलबत्ता वो सुन सकते थे। वो आवाज़ें जैसे सूखी टहनियाँ तोड़ी जा रही हों, पत्ते चुरमुरा रहे हों या कोई मोटी लकड़ी टूटी हो, इसी किस्म की आवाज़ें वो सुन रहे थे। मैं अंधा हो गया हूँ, कर्नल, दफातन सार्जेंट चिल्लाया। मुझे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेफ्टिनेंट चिल्लाया। हम सभी अंधे हो गए हैं, शायद किसी और ने भी कहा। मुझे भी सिवाय चमकदार दायरों के और कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये इस रोशनी के जमाके का नतीजा है, कर्नल ने चिल्लाकर कहा। जो भी चंद लम्हे पहले हुआ था, लिहाजा पुरसुकून रहो। क्या ये आर्जी है, कर्नल? ऐसा ही लगता है, कर्नल ने कहा। मैं कुछ देख रहा हूँ। मैं भी, किसी और ने कहा। ये सब क्या है, कर्नल? किसी ने पूछा। खामोश रहो, कर्नल उभर आया। ज़रा रोशनी लौटने दो, अब अंधेरा है, कर्नल। मैं भी देख रहा हूँ, कर्नल ने कहा। वो रोशनी गायब हो चुकी है। रोशनी गायब हो गई? सार्जेंट ने कहा। या हम अंधे हो गए हैं, कर्नल? शट अप, कर्नल उभर आया और उन सबको सांप सूंघ गया। फिर एकदम खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी कि वो अपने दिल की धड़कनें तक सुन सकते थे। क्या अब तुमको कुछ नज़र आ रहा है, कर्नल ने पूछा। हाँ, अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं, किसी ने कहा। ये सब क्या था, कर्नल? सार्जेंट ने पूछा। अभी बताता हूँ, कर्नल ने कहा। तुम सब होशियार रहो। कोई खतरा, कर्नल? हम किसी धोखे का शिकार हैं, कर्नल ने कहा। होशियार रहो, ऐसा ना हो कि कोई दूसरी पार्टी हमें घेरे में ले चुकी हो। ओहो, कर्नल की बात के जवाब में वो सभी चौकन्ने हो गए। बड़ी टार्च रोशन करो, कर्नल ने कहा। टार्च किसके पास है? लेफ्टिनेंट ने चिल्लाकर कहा। कर्नल साहब की किट में है, किसी ने कहा। अलबत्ता छोटी टार्च मौजूद है। ओहो, कर्नल के मुंह से निकला और उसने ज़मीन पर बैठकर किट उतारी और उसमें से बड़ी टार्च निकालकर छोटी रखी और किट दोबारा कमर पर बांध ली। फिर उसने नीले शोले वाली सिम टार्च का रुख किया और बटन दबा दिया। रोशनी का एक सैलाब सा वहाँ आया। वो तेज़ी से उस तरफ लग गए जहाँ शोला नज़र आया। टार्च की तेज़ रोशनी में वो उस जगह की झलसी हुई ज़मीन को बाहूबी देख रहे थे। यहाँ की ज़मीन तो कोयला बन गई है, सार्जेंट ने कहा। मेरा ख्याल ठीक था गोया, कर्नल बड़बड़ाया। क्या मतलब, सर? लेफ्टिनेंट ने पूछा। यहाँ हमारे अलावा भी कोई मौजूद था? कौन? वो चौंक पड़े और उनके हाथ स्टेन गन्नों पर चले गए। वो जो भी कोई था अब यहाँ से जा चुका है, कर्नल ने बताया। और ये रोशनी, ये किसी किस्म का हरबा रहा होगा, लेफ्टिनेंट, कर्नल ने कहा। शुक्र करो कि हम उससे महफूज रहे और वो भाग निकला। भाग निकला? सार्जेंट ने दोहराया। हाँ, वरना वो इस हरबे से हमें भी जला सकता था, कर्नल ने कहा। ज़मीन की रंगत देखो, स्याह हो चुकी है और वो अभी तक गर्म है। ऐसी सूरत में उसका भाग निकलना समझ में नहीं आया, सर। होगी कोई बात, कर्नल ने कहा। मुमकिन है वो हमारी तादाद से मरूब हो गया हो या ऐसे ही किसी बात ने इसे भागने पर मजबूर कर दिया हो। मगर सर, हमने किसी किस्म की आवाज़ नहीं सुनी, सार्जेंट ने कहा। मेरा मतलब है ऐसी कोई आवाज़ जिससे अंदाज़ा होता कि कोई भाग रहा है। क्या तुमने लकड़ियों की टूटने जैसी आवाज़ नहीं सुनी? लेफ्टिनेंट ने कहा। हाँ, मगर वो किसी के भागने की आवाज़ नहीं थी। अरे, कर्नल चौंका। फिर उसने अपने साथियों पर टार्च की रोशनी डाली और जल्दी से बोला, बोरगफ कहाँ है? बोरगफ? कई आवाज़ें गूंजी। उसके साथ ही छोटी छोटी कई टार्चों की रोशनियाँ वहाँ चिकराने लगीं। इधर तो नहीं है, सर, किसी ने कहा। बोरगफ? बोरगफ? लेफ्टिनेंट ने ज़ोर से पुकारा। बेकार है, कर्नल ने कहा। क्या मतलब है, सर? लेफ्टिनेंट ने चौंक कर पूछा। उधर देखो। कर्नल ने टार्च की रोशनी से इशारा किया। उन सबकी निगाहें उसी सिमत उठ गईं। फिर वो खौफ और दहशत से चंद कदम पीछे हट गए। उनके सामने ज़मीन पर पिघला हुआ स्याह मादा पड़ा था। उस मादे पर वही कपड़े थे जो उनके साथी बोरगफ के जिस्म पर थे। करीब ही उसकी किट भी पड़ी हुई थी। वो उस पर झुके उसकी स्टेन गन में पिघले हुए लोहे की शक्ल में वहाँ मौजूद थी। माय गॉड, ये क्या है, सर? उनमें से एक खौफजदा लहजे में बोला। ये तो बोरगफ ही मालूम होता है, दूसरे ने कहा। हाँ, ये बोरगफ ही है, कर्नल ने थके हुए लहजे में कहा।
आपका यह ख्याल सही है सर कि यहाँ कोई मौजूद था। ना सिर्फ मौजूद था बल्कि उसने अपना कोई हरबा हम पर आजमाया भी है, कर्नल ने सरसराते लहजे में कहा। और वो चारों तरफ बादलों की तरह टार्च की रोशनी डालने लगे। उनकी हालत वहशी दरिंदों जैसी हो गई थी। बेकार है, कर्नल ने कहा, वो अब नज़र नहीं आएगा। सर क्या वो हरबा आपको नज़र आया था? नज़र आया था, कर्नल ने दोहराया। ठीक उसी लम्हे में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चल रहा हो। आवाज़ सामने से आई, फिर दाएं तरफ से भी ऐसी आवाज़ उभरी और उन्होंने बैक वक्त टार्चें बुझा दी। यकबैक उन्हें ऐसा लगा जैसे एक बार फिर उनकी बसारत छिन गई हो। शायद हमें घेरा जा रहा है, लेफ्टिनेंट ने कहा। शायद, कर्नल का लहजा तंजिया था। अब भी शक व शोबे की कोई गुंजाइश बाकी रहती है लेफ्टिनेंट? नो सर, लेफ्टिनेंट ने कहा। क्या ये वही लोग हैं सर? क्या कहा जा सकता है, कर्नल ने कहा। अब वो चारों तरफ से डरने की आवाज़ें, दौड़ने की आवाज़ें सुन रहे थे। फिर बेहंगम सा शोर भी सुनाई दिया। ओहो ओहो, कर्नल ने बेचैनी से कहा। क्या हुआ सर? लेफ्टिनेंट ने पूछा। होशियार रहो, कर्नल ने कहा। एक जगह सिमट जाओ, वो लोग तादाद में बहुत ज़्यादा मालूम होते हैं। ये कौन लोग हो सकते हैं? सार्जेंट ने सरगोशी की। ठीक उसी लम्हे किसी का बेहंगम सा कह कहा फिजा में उभरा। फिर बहुत से घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ आई। रेड इंडियन। सार्जेंट के मुँह से चीख जैसे अल्फाज निकले। आदम हो। लेफ्टिनेंट का लहजा भी सहमा हुआ था। होशो हवास काबू में रखना, कर्नल ने तंबीहा करने वाले लहजे में कहा। बेहतर है कि दरख्तों की आड़ ले लो, यही ठीक रहेगा, लेफ्टिनेंट ने कहा। उसी लम्हे ऐसे लगा जैसे जाए से कोई चीज़ उनके सिरों पर से गुजर गई हो। क्या था ये? लेफ्टिनेंट ने सरसराते लहजे में कहा। जो लोग तीर चला रहे हैं, झुक जाओ, कर्नल चिल्लाया और उसकी आवाज़ के साथ ही एक फायर हुआ और गोली कर्नल के कान के पास से निकल गई। वो ज़मीन पर गिर पड़ा था अपने करीब ही। उसने अपने साथियों को लेटा हुआ महसूस किया। फिर उसने स्टेनगन सीधी के घोड़ों के हनहनाने की आवाज़ जिससे उनसे आ रही थी उस तरफ रुख करके ट्रैगर दबा दिया। स्टेनगन का कह कहा फिजा में उभरा। कई चीखें बुलंद हुई और फिर स्टेनगन कह लगाने लगी। फिजा घोड़ों की हनहनाहट और फायरों की आवाज़ों से गूंजने लगी। दरिया बफरे हुए शेर की तरह चिंगार रहा था। उनकी दोनों कश्तियाँ तिनकों की तरह डोल रही थी। अब तक वो 2 कश्तियों से हाथ धो चुके थे। यही गनीमत था कि कोई जान ज़ाया नहीं हुई और वो कश्तियों के तबाह होने से पहले उनमें मौजूद साथियों को अपनी सही और सालम कश्तियों में सवार करा चुके थे। इस तरह तो हम सभी मारे जाएंगे, मिस्टर कार्टर, एक आदमी ने कहा। उसके हाथ में बड़े से चप्पुओं का डंडा था। वो सभी जानबूझ कोशिश करके कश्ती को दरिया के बहाव के मुहालिफ सिमत कर रहे थे। मैं भी यही सोच रहा हूँ, कार्टर ने जवाब दिया। फिर कोई सूरत निकालें, मैं खुद किसी ऐसी सूरत के लिए गौर कर रहा हूँ, मिस्टर पार्कर, कार्टर ने कहा। लेकिन रात की तारीकी हमें दम नहीं लेने दे रही। सुबह होने तक ये दरिया हम सबको निगल जाएगा, मिस्टर कार्टर। आप ही कोई तजवीज़ पेश करें, कार्टर ने कहा। क्यों ना कश्ती किनारे पर लगा दी जाए, पार्कर ने कहा। इस तरह कम से कम रात तो सुकून से गुजार लेंगे। कश्ती किनारे पर नहीं लग सकती, पार्कर, कार्टर ने अफसरदगी से कहा। वो क्यों, पार्कर ने पूछा। खुद ही देख लो, कार्टर ने कहा और एक ताकतवर रोशनी वाली बड़ी टार्च उसने रोशन करके उसकी रोशनी किनारे की तरफ डाली। वो दरिया के दरमियान सफ़र कर रहे थे और वो दोनों किनारों पर सरबुलंद और फार चट्टानें किसी दीवार की तरह से उठी हुई थी। उन्हीं दोनों किनारों पर ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आई जहाँ वो कश्ती किनारे लगाकर उतर सकते। माय गॉड, ये तो हम फंस गए, पार्कर खौफजदा लहजे में बोला। अब बच निकलने का एक ही रास्ता है, पार्कर ने कहा। वो क्या? पार्कर और दूसरे कई आदमी ने एक साथ पूछा, पूरी तरह होशो हवास बरकरार रखते हुए कश्ती को खींचते रहे, कार्टर ने कहा और उनके मुंह बन गए। मगर कब तक, मिस्टर कार्टर? पार्कर ने पूछा। जब तक किनारा ना आ जाए, कार्टर ने जवाब दिया। किनारा? पार्कर ने दोहराया। मैंने भी अमेज़न के बारे में पढ़ा है। अगर मेरा ख्याल गलत नहीं तो ये दीवारी चट्टानें कम से कम 4-5 मील तक फैली हुई हैं और इसी तरह सीधी और सपाट। तुम्हारा ख्याल सही है, पार्कर। फिर तो हम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, मिस्टर कार्टर, एक और ने कहा। क्योंकि हम में से ज़्यादा देर कश्ती खींचने की ताकत नहीं है। जेम्सन का बयान सही है जनाब, किसी और ने कहा। फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं, कार्टर ने बेबसी से कहा। टीम के सरबराह आप हैं, जेम्सन ने कहा, और हम सबकी सलामती की जिम्मेदारी भी आप पर आयद होती है। मुझे इससे कब इनकार है, दोस्तों, कार्टर ने कहा। क्या आपको इस मुसीबत के बारे में पहले से अंदाज़ा नहीं था? पार्कर ने कार्टर से पूछा और वो ज़ोर ज़ोर से सर हिलाते हुए बोला, नहीं, इस सूरत हाल का मुझे शोभा भी नहीं था। ओहो, जेम्सन के मुँह से निकला। दोनों कश्तियों में पेट्रोमैक्स लैंप रोशन थे और वो चूंकि कश्ती के पैंदे में रखे हुए थे इसलिए उनकी रोशनी सिर्फ उनके चेहरों और जिस्मों तक ही महदूद थी। क्या महम तरतीब देने वालों ने इस बारे में कुछ नहीं बताया था? पार्कर का लहजा इंतहाई क्रहत हो गया था। बताया होता तो ये परेशानी ना उठानी पड़ती, कार्टर ने कहा। क्या हम वापस चलें, जेम्सन ने पूछा। वापस? कार्टर ने दोहराया। हाँ, मेरा ख्याल है वापसी का सफ़र आसान रहेगा, जेम्सन ने फिर कहा। ख्याल है तुम्हारा, कार्टर ने मायूसी से कहा। वो क्यों, पार्कर ने पूछा। वापसी के सफ़र में क्या दुश्वारी है? जैसे ही हम लोग कश्ती
कश्ती खेना बंद करेंगे, बफरा हुआ पानी से उसे अपने ज़ोर पर बहाने लगेगा और फिर किसी भी लम्हे हादसे से दो चार कर देगा। मगर हम देखते रहेंगे, पार्कर ने कहा। जैसे ही कोई चट्टान नजर आई, कश्ती का रुख मोड़ दोगे, यही कहना चाहते हो ना? कार्टर ने उसकी बात काट कर कहा। हाँ और क्या, हमें सिर्फ इसी वक्त चप्पू चलाने होंगे जब ऐसा कोई मौका पेश आएगा, जेमसन ने कहा। क्या तुम लोग अंधेरे में देखने की इस्तेदाद रखते हो? कार्टर घर आया। हमारे पास टार्चें जो हैं, पार्कर ने कहा। ये टार्चें मुसलसल जलाई जाएं तब भी चंद घंटों में इनके सैर खत्म हो जाएंगे, कार्टर ने कहा। इसके अलावा वापसी के वक्त कश्ती की रफ्तार इतनी होगी कि उसका मोड़ना मुमकिन ही ना होगा। गोया हमें इस बेबसी की हालत में मौत से हमकनार होना पड़ेगा, जेमसन ने कहा। और वो सब कार्टर को देखने लगे, जिसका चेहरा किसी मुर्दे की तरह सता हुआ था और बफरे हुए दरिया की उड़ाई हुई छींटे उसके चेहरे से इस तरह टपक रहे थे जैसे वो खून के कतरे हों। मेरा ख्याल है कि इन चट्टानों में दरारें यकीनी तौर पर होंगी, कुछ देर बाद कार्टर ने कहा। दरारें? पार्कर ने दोहराया। हाँ, दरारें दरारें, कार्टर ने कहा। ऐसी दरारें जो इन चट्टानों को तोड़कर छोटी छोटी नहरों की सूरत तक चली गई हों। उनके चेहरे पर जिंदगी दौड़ने लगी। यकीनन हम वहाँ कश्ती रोककर आराम और सुकून का सांस ले सकेंगे। पार्कर का लहजा ही ज़ियानी था। हमें टार्चों का रुख दोनों किनारों की तरफ कर देना चाहिए, जेमसन ने कहा, और कार्टर ने उसकी तायद कर दी। फिर दोनों की कश्तियों से दाएं बाएं सरबुलंद और सपाट चट्टानों पर रोशनी पड़ने लगी। 2 आदमी रोशनी डाल रहे थे जबकि बाकी 5 मर्द कश्ती खींच रहे थे। जिस कश्ती में 3 मर्द एक औरत सवार थे, उसकी बनिस्बत इस कश्ती के अफराद को कश्ती खींचने में दुश्वारी हो रही थी, जिसमें सिर्फ 3 अफराद थे। उनमें से 2 को कश्ती खींचनी पड़ रही थी जबकि एक को रोशनी चट्टानी दीवारों पर डालनी पड़ रही थी। हर तरफ तारीकी थी, लेकिन उनकी आंखें अब आहिस्ता आहिस्ता इस तारीकी की आदी होती जा रही थी। वो रोशनी के से निकल आने के बाद भी चट्टानों का जायज़ा ले रहे थे। काश हमें पहले इल्म होता इस मुसीबत का, पार्कर ने हाँफते हुए लहजे में कहा। वो पूरी कुव्वत से चप्पू चला रहा था। अगर इल्म होता तो ये मुसीबत ही क्यों पड़ती, कार्टर ने कहा। वो उसके बराबर ही बैठा चप्पू चला रहा था। अब मुझे इस आदमी की हंसी याद आ रही है, जेमसन ने कहा। तुम्हारा इशारा मल्लाह की जानिब है, पार्कर ने कहा। हाँ, तुमको याद है पार्कर, जेमसन ने कहा। उस मुल्ला ने किश्ती का सौदा करते वक्त कैसी मुज़हिका उड़ाने वाली निगाहों से हमें देखा था। याद है, पार्कर ने जवाब दिया। और उसका वो कहकहा भी याद है जो उसने सौदा मुकम्मल हो जाने के बाद कुछ दूर जाकर लगाया था। वो यकीनी तौर पर हम पर हंस रहा था, जेमसन ने कहा। अब तो यही कहा जा सकता है, पार्कर ने कहा। वो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, वो इस जगह की रग रग से आगाह होंगे। वो इंतहाई जलील थे, कार्टर ने कहा। उन्हें चाहिए था कि वो हमें इस खतरे से आगाह कर देते। मैं उन्हें अक्लमंद कहता हूँ बॉस, पार्कर ने कहा। वो क्यों, कार्टर ने पूछा। अगर वो आपको इस बात से आगाह कर देते तो उनसे बड़ा अहमक कोई ना होता, पार्कर ने बताया, क्योंकि इस खतरे से आगाही की सूरत में हम लोग ये कश्तियाँ गिरां कीमत देकर कभी भी नहीं खरीदते। बात दिल को लगती है, जेमसन ने कहा। तुम ठीक कहते हो, कार्टर ने कहा। कश्तियाँ तो वो मुफ्त में फिर तैयार कर लेंगे, मगर उन लोगों को $1200 कहाँ से मिलते? लिहाजा ये तय रहा कि वो अहमक नहीं, चालाक है। कुछ भी कह लो मिस्टर पार्कर, कार्टर ने कहा। इस मुसीबत से निजात के बाद भी हमें नई मुसीबतों से दो चार होना पड़ेगा। वो क्या, पार्कर ने पूछा। किनारे पर हमें दलदलें भी मिल सकती हैं, इसलिए हमें टार्चों का सहारा लेना पड़ेगा, पार्कर ने बताया। हम रोशनी में आसानी से दलदली ज़मीन देख लेंगे। इन्हीं एतराफ़ में आदमखोर बेलें और दरख्त भी मिलते हैं, कार्टर ने बताया। पार्कर ने बुरा सा मुंह बनाकर बोला, आदमखोर दरख्त? आदमखोर नहीं, तुम उन्हें गोश्तखोर कह सकते हो, कार्टर ने कहा। उनकी ज़द में जो भी जानदार आ जाता है वो मरने के बाद हड्डियों के पिंजर की शक्ल में छुटकारा पाता है, इससे कबल नहीं। ये सब किस्से कहानियों की बातें हैं बॉस, पार्कर ने कहा। आप पढ़े लिखे अक्लमंद आदमी हैं, फिर भी ऐसी बातों पर यकीन करते हैं। पढ़ा लिखा हूँ इसलिए उनको दरख्त कह रहा हूँ, कार्टर ने कहा। अगर जाहिल होता तो उन दरख्तों को देवता समझकर पूजा करता। बहरहाल मुझे इस पर यकीन नहीं, पार्कर ने कहा। इस बेयकीनी की हालत में एहतियात से दामन ना छुड़ा लेना, कार्टर ने तंबीहा करते हुए कहा। कभी ये बेयकीनी की कैफियत तुमको किसी गोश्त और दरख्त की शाहों में फंसा दे, देखा जाएगा, पार्कर ने लापरवाही से कहा। मैं बॉस की तारीफ करता हूँ, पार्कर, जेमसन ने कहा। इस इलाके में ये आदमखोर या गोश्तखोर दरख्त जो चाहें कह लो यकीनी तौर पर मौजूद है। ना सिर्फ बल्कि ये इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। मसलन क्या, पार्कर ने पूछा। दरख्तों पर रहने वाले चूहे जो अगर भूखे हों तो शेर या हाथी को भी मिनटों में चट कर जाते हैं। अब कुछ देर बाद तुम ये कहोगे कि मछलियाँ हवा में उड़ती हैं, पार्कर ने कहा, और वो दरख्तों पर घोंसले बनाकर बच्चे देती हैं। शायद तुमने अफ्रीका के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, कार्टर ने कहा। बहुत कुछ पढ़ा है, पार्कर ने कहा, मगर वो सब अलिफ लैला की दास्तान लगता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो अलिफ लैला की दास्तान हकीकत है, कार्टर ने कहा। हमसे पहले और लोग भी इन इतराफ़ में आकर इन चीज़ों को देख चुके हैं। अफ्रीकी शिकारी अपने सफ़रनामों में ज़ेब दास्तान के लिए बहुत कुछ लिख देते हैं, मिस्टर कार्टर, पार्कर ने कहा।
और अगर वो ऐसा ना करें तो उनके सफ़रनामे बड़े पब्लिशर्स क्यों खरीदते? तुम्हारी बेयकीनी दूर होना मुश्किल है, कार्टर ने कहा। मुझे डर है कि इस बेयकीनी के हाथों तुम नुकसान ना उठा लो। ऐसा नहीं होगा बॉस, पार्कर ने कहा। क्यों क्यों नहीं हो सकता? कार्टर ने पूछा। इसलिए बॉस की इन चीज़ों का कोई वजूद ही नहीं, पार्कर ने इत्मीनान से कहा। उसके रवैये से यही जाहिर होता था कि उसे देखे बगैर इन चीज़ों की मौजूदगी पर कभी भी यकीन नहीं आ सकता। मेरा मशवरा और हिदायत भी है, कार्टर ने कहा, कि अपनी बेयकीनी के एहसास के बावजूद हर दर्जे मोहतात रहना। आपकी बात मुझे कबूल है बॉस, पार्कर ने कहा। उसका लहजा मुज़हिका उड़ाने वाला था। कार्टर ने बुरा सा मुंह बनाया। क्या तुम आदम और कबाइल के वजूद से भी मुनकर हो? जेमसन ने पूछा। अगर मैं हाँ कहूँ तो, पार्कर ने कहा, फिर मैं तुमको दुनिया का सबसे बड़ा अहमक तस्वर कर लूँगा। हश्त, पार्कर ने मुश्किल से कहा। देख लेना, मैं तुम्हारी ये गलत फहमियाँ भी इस सफ़र में दूर कर दूंगा और साबित कर दूंगा कि अफ्रीका में शिकार करके वापस जाने वाले शिकारियों के सफ़रनामे झूठ का पलंदा होते हैं। खुदा तुम्हें हर भला से बचाए, जेमसन ने कहा। वो तो मैं बचा हुआ हूँ ही, पार्कर मुस्कुराया था। मेरा ख्याल है इन इतराफ़ में कोई दरार नहीं मिलेगी, जेमसन ने थके हुए लहजे में कहा। उन्हें अपने बाजू चल होते हुए महसूस हो रहे थे। दरारें यकीनी तौर पर होंगी, कार्टर ने कहा। रास्ते में मैंने कई दरारें देखी थी, मगर उस वक्त इस बात का ख्याल भी नहीं आया। ओहो, दफातन जेमसन के मुंह से निकला। क्या बात है? कार्टर ने पूछा। वो दाएं तरफ क्या है? जेमसन ने कहा। दाएं तरफ? कार्टर ने दोहराया। हाँ, मेरे ख्याल में उस तरफ कुछ है, जेमसन ने कहा। रोज़ी ज़रा टार्च की रोशनी तेज करके उस तरफ डालो, कार्टर ने उस औरत से कहा जो कश्ती के किनारे पर खड़ी हुई दरिया के दाएं किनारे पर रोशनी डाल रही थी। यस बॉस, रोज़ी ने कार्टर के जवाब में कहा। अभी बतलाई हुई जगह पर उसे टार्च की रोशनी तेज करके डाली और उन सबके मुंह से मुसरस से भरपूर सांस निकल गई। दरार, पार्कर ने सबसे पहले कहा। कश्ती का रुख उस तरफ फेर दो, कार्टर ने कहा, और वो सब जान तोड़ मेहनत करके कश्ती को उस दरार की जानिब ले जाने लगे। कार्टर वाली कश्ती के पीछे आने वाली कश्ती ने भी रुख उसी तरफ कर दिया। दरार के करीब उभरी हुई चट्टानें भी थी और वो कश्ती को उस तरफ ले जाने वाली दुश्वारी भी महसूस कर रहे थे। बास चट्टानें, रोज़ी ने उन लोगों को आगाह कर दिया। चट्टान के बराबर से निकालने की कोशिश करो, कार्टर ने कहा। पानी का धारा यहाँ कुछ तेज है बॉस, पार्कर ने कहा। कश्ती किसी चट्टान से टकरा भी सकती है। रोज़ी इधर आओ, चप्पू संभालो, कार्टर ने रोज़ी से कहा और वो टार्च बुझाकर कार्टर की तरफ चली आई। उसने दोनों चप्पू रोज़ी के हाथ में थमाए और खुद उठ खड़ा हुआ। फिर उसने कश्ती में पड़ा हुआ बड़ा सा बांस उठाया और कश्ती के सिरे पर पहुंच गया। अब वो बांस पानी में डाल रहा था। जल्दी बांस तह में पहुंच गया। कश्ती ज़ोर से आगे बढ़ाओ, कार्टर ने चिल्लाकर कहा और वो पूरी कुव्वत से कश्ती खेलने लगे। कार्टर बांस के जरिए कश्ती को चट्टानों से टकराने से बचा रहा था। उसकी देखा देखी दूसरी कश्ती वालों ने भी यही तरीका इख्तियार किया। वो आहिस्ता आहिस्ता दरार की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ चंद ही लम्हों में उनकी कश्तियों में टहने टहने पानी भर गया, क्योंकि बहता हुआ बफरा हुआ पानी जब चट्टानों से टकराता तो वो फव्वारे की शक्ल में फिजा में बुलंद हो जाता था और यही पानी उनकी कश्तियों में आ गिरता। काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो कश्ती को दरार में ले जाने में कामयाब हो सके थे और फिर दरार में दाखिल होते उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे पानी का जोर यकलख्त टूट गया हो या उनके जिस्मों में ताकत आ गई हो। जिस ताकत से वो कश्ती खींचते हुए दरार में दाखिल हुए थे, इस ताकत के जोर में दरार में कश्ती की रफ्तार अचानक दुगनी बल्कि सहगुनी हो गई थी। आहिस्ता चप्पू चलाओ, कार्टर चिल्लाया। उन्होंने रफ्तार कम कर दी। कार्टर ने बांस अब दोबारा कश्ती के अंदर डाली और टार्च संभाल ली। टार्च की रोशनी में दरार दूर तक सीधी नजर आ रही थी। वो चलते रहे। उस तरफ दीवारों पर काई की तह जमी हुई थी और पानी की सतह पर भी काई की मोटी मोटी तहें जमी हुई थी, जिनको फाड़ती हुई कश्तियाँ आगे बढ़ रही थी और कार्टर ने ऊपर रोशनी डाली। चट्टानी दीवारें कहीं सरबुलंद थी और कहीं बहुत नीचे, मगर ऐसी जगह अब तक उनको नजर नहीं आई कि वो कश्ती किनारे लगा सकते। बॉस, क्या हम दोबारा फंस गए हैं? पार्कर ने पूछा। नहीं, कार्टर ने कहा। अगर कोई जगह ना मिली तो फिर हम रस्सियों की मदद से पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश तो बॉस हम दरिया में रहकर भी कर सकते थे। अहमक ही हो, कार्टर गराया। तुम्हारी अकल अफ्रीका में दाखिल होती क्या घास चरने चली गई है? मैं मतलब नहीं समझा बॉस, पार्कर ने कहा। क्या दरिया में कश्ती किसी जगह रोकी जा सकती थी? ओहो, पार्कर के मुंह से निकला। वेरी सॉरी बॉस। किनारा, दफातन रोज़ी के मुंह से निकला। कार्टर ने चौंक कर देखा। चट्टानी दीवार अचानक इस तरह खत्म हो गई जैसे उसका वजूद ही ना हो। अब वो हरा भरा साहिल देख सकते थे। कार्टर ने किनारे पर रोशनी डाली। बेपनाह झाड़ियाँ, बेलियाँ और पौधे उगे नजर आ रहे थे। उन्होंने कश्ती किनारे पर लगा दी। सबसे पहले कार्टर ने बांस से किनारे की ज़मीन का जायजा लिया कि वो दलदली तो नहीं। ज़मीन सख्त थी, बांस इसमें नहीं घुस सका। वो एक एक करके किनारे पर उतर गए और कश्तियों को ऊपर तक खुशकी पर खींच लिया। सबसे पहले उन्होंने आसपास का जायजा लिया, फिर एक जगह किनारे से हटकर उन्होंने झाड़ियों को साफ करके बैठने के काबिल बना लिया और सामान उतार उतार कर वहाँ रखने लगे। रोज़ी ने स्टोव सुलगा लिया था। 1 घंटे बाद वो पेट्रोमैक्स की रोशनी में रात का खाना खा रहे थे। खाने के बाद रोज़ी ने उनमें काफ़ी तकसीम की। कार्टर ने काफ़ी ख़त्म करके मग रोज़ी की तरफ बढ़ाया था कि वो चौंक पड़े।
सरसराती हुई आग की एक लकीर उनके सामने से गुजरी। वो चौंक कर मुड़े। कार्टर के करीब ही एक तीर ज़मीन में बेबस था और उसमें से शोले निकल रहे थे। मट्टी के तेल की बू उनके नथनों में आ घुसी। रेड इंडियन पार खौफ से चिल्लाया। बस फिर ऐसा ही महसूस हुआ जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। होशियार इमरान की छठी हिस्से से तंबीहा किया। फिर वो फुर्ती से अपने गेट की तरफ झपटा। फिर उसने गेट में से तारीकी में देखने वाला शीशा निकालकर आंखों पर चढ़ा लिया और नीले शोले की तरफ देखा। वो शोला सिर्फ 4-5 कुत्तर की नीले रंग की रोशनी की धार की शक्ल में नजर आ रहा था। उसकी तेज रोशनी निगाहों से गायब हो गई। ये उस डार्क लेंस वाले तारीकी में देखने वाले चश्मे का असर था। इमरान अब आसपास का माहौल आसानी देख सकता था। उसने रोशन लकीर के आसपास नजर डाली। वो एक गन की शक्ल का सिलेंडर था जिसके पिछले हिस्से से रोशनी निकल रही थी। बिल्कुल ऐसा ही मंजर था जैसे कोई रॉकेट उड़ने वाला हो और उसके निचले हिस्से से आग निकल रही हो। इमरान ने उस सिलेंडर के इर्द गिर्द देखा मगर उसे कोई जीरो नजर नहीं आया। वो सिलेंडर जिससे नीला शोला निकल रहा था अब आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। दफातन हवा के झोंके के साथ ही इमरान ने हिद्दत महसूस की थी। ऐसा लगा जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो जगह गर्म होने लगी हो। पीछे हट जाओ, इमरान ज़ोर से चिल्लाया और वो बौखला कर उस जगह से पीछे हटते चले गए। उन सबकी निगाहें उस शोले पर मरकूज थी। शोले को मत देखो, इमरान कराया, अंधे हो जाओगे, आसपास नजर रखो। बास ये सरकुंडों की रूह का करिश्मा है। जोसेफ ने सरगोशी की। चुप, इमरान ने कहा। वो बड़े गौर से देख रहा था। रोशनी की धार आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ ऊंची हो रही थी बल्कि उस तरफ बढ़ रही थी जिस तरफ वो खड़े थे। इमरान का जहन बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। इमरान साहब वो देखिए। सफदर की आवाज़ आई और इमरान चौंक पड़ा। उसने देखा जिस जगह दरख्त की जड़ पर हिरन रखा हुआ था सिलेंडर उससे करीब पहुंच चुका था और हिरन का जिस्म पानी बनकर बह रहा था। क्या हम इस पर फायर करें? नहीं, इमरान ने कहा और उसने जेब से साइलेंसर लगा रिवाल्वर निकाल लिया। फिर उसने नीले शोले का निशाना लिया और ट्राइगर दबा दिया। ठोस की आवाज़ बेशक उसने सुनी मगर गोली का क्या असर हुआ वो ये नहीं देख सका। दरख्तों की आड़ में हो जाओ, इमरान ने चिल्लाकर कहा और खुद तेज़ी से एक दरख्त की आड़ में होकर सिलेंडर के सामने वाले हिस्से की जानिब बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब होता अचानक वहाँ तारीकी छा गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे बिजली का बल्ब बुझा दिया गया हो। रोशनी गायब होने के साथ ही इमरान ने जनाहट की तेज़ आवाज़ सुनी। फिर वहाँ सन्नाटा फैल गया। इमरान को अंधेरे में देखने वाले चश्मे से भी कोई चीज़ दिखाई नहीं दी। वो सिलेंडर गायब हो चुका था। इमरान ने सर उठाकर ऊपर देखा। खुले आसमान में से बादलों के अलावा कोई चीज़ नजर नहीं आई। पता नहीं वो क्या चीज़ थी। उसने चश्मा उतार कर जेब में डाल कर सामान की जानिब बढ़ते हुए बोला, इसी तरफ आ जाओ। ये क्या था इमरान साहब? सफदर ने करीब आते हुए पूछा। सामरी का गोला, इमरान ने बड़े इत्मीनान से कहा। आपको अब भी मजाक सूझ रहा है? सफदर ने मुंह बनाकर कहा। अरे ये क्या? दफातन हावर चिल्लाया। उसकी टार्च की रोशनी दबा किए हुए हिरन पर पड़ रही थी। वहाँ सिवाय बदबूदार गाढ़े गाढ़े सियाल के और कुछ भी नहीं था। ये इसी नीले शोले का शिकार है, इमरान ने कहा। क्या? सफदर ने हैरत से पूछा। क्या वो नीला शोला कोई हरबा था? हाँ, इमरान ने कहा। सामने जादूगर ने हमें तंबीहा करने के लिए उसे रवाना किया था। गोया ये हमारे लिए वार्निंग है, हावर बड़बड़ाया। वो हमें अपनी महम से रोकना चाहता है, जूलिया ने कहा। इसके अलावा और क्या सोचा जा सकता है, सफदर ने कहा। अगर कोई हमें रोकना चाहता है मिस्टर दफ्तर, इमरान ने कहा, तो ये बहुत अच्छा मौका था। वो चीफ यानी यकीनी तौर पर उन लोगों की तलाश में होंगे, चौहान ने कहा। तुम्हारे चूहे को इसका इल्म होता ना तो यहाँ कभी भी ठहरने का मशवरा ना देता। हो सकता है वो हरबा एक्सटो के यहाँ से आगे बढ़ने के बाद पहुँचाया गया हो, नुमानी ने कहा, वरना एक्सटो हमें यहाँ रुकने के लिए ना कहता। वजह जो भी हो अब यहाँ नहीं ठहरा जा सकता, जूलिया ने कहा। इसके लहजे में हल्की सी खौफ की आमेज़ी से, चूँकि उसका चेहरा पेट्रोमैक्स के मुखालिफ फैसले तारीख था और वो उसके चेहरे पर उभरने वाले तासुरात नहीं देख सके। वजह मिस वनोलिया ड्रिंक मास्टर, इमरान ने पूछा। उसके चेहरे पर अब फिर हमाकतों के डोंगरे बरस रहे थे। पेट्रोमैक्स की रोशनी जो कि सामने से पड़ रही थी इसलिए इमरान का चेहरा साफ नजर आ रहा था। ये जगह खतरनाक है, जूलिया ने कहा। इस घने और दरिंदा और जहरीले हशरातुल से भरे हुए जंगल में कोई ऐसी जगह है जिसे आप खतरे से मुबर्रा कह सकें? हमें सफ़र करते रहना चाहिए, जूलिया ने कहा। आगे कहीं ना कहीं ऐसी जगह ज़रूर मिल जाएगी जो महफूज हो और वहाँ बेखौफ होकर क्याम किया जा सके। क्या तुम अपने चूहे के कमाल से भी इनहराफ करोगी? इमरान ने जूलिया को घूरते हुए कहा और वो गड़बड़ा गई। एक्स2 उसके लबों से निकला। हाँ एक्स2, अगर तुम जिम्मेदारी लेती हो तो हम यहाँ से चल पड़ते हैं, इमरान ने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, जूलिया ने बेबसी से कहा। फिर तुम वही करो जो तुम्हारे चूहे की मर्जी है। इसके अलावा भी एक सूरत हो सकती है, तनवीर ने कहा। वो क्या माय डियर परवीन? तनवीर ने वसीले लहजे में तस्वीर की। आइंदा मेरा नाम गलत लिया तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। मजबूरी है, इमरान ने शान उचकाकर जवाब दिया। मेरी याददाश्त कमज़ोर है, अब यही देखो कि मुझे इनका नाम दफ्तर और इनका नाम टावर याद आ रहा है। इशारा सफदर और हावर की जानिब था और वो दोनों हंस पड़े। इमरान की बातों का ख्याल मत करो, तनवीर, हावर ने कहा।
ये इमरान साहब की आदत है कि इनको नाम गलत याद आते हैं। मैं याददाश्त दुरुस्त भी कर सकता हूँ, तनवीर कराया। प्यारे भाई, बेहद ममनून एहसान होगा। इमरान ने लजाजत से कहा, ये कमबख्त याददाश्त ही मुझे दुनिया भर में रुस्वा कराती है। शट अप, तनवीर की घबराहट उभरी। अब मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, इमरान हकला कर बोला। ऐसे नहीं चीहा करो, तुम जानवर हो, तनवीर बेबसी से बोला। तुम्हारा बॉस हूँ, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, तनवीर डराया और घोड़ा मोड़ दिया। अपनी रसीद ज़रूर भेज देना, इमरान ने हाँक लगाई। तनवीर रुक जाओ, हावर ने तनवीर की घोड़े की लगाम पकड़ते हुए कहा। तुम हट जाओ हावर, मैं यहाँ इस अहमक के साथ नहीं रुक सकता, तनवीर ने कहा। लहजा ऐसा था जैसे कह रहा हो कि लगाम मत छोड़ना, मेरा जाने का कोई इरादा नहीं। अच्छा बस, हावर ने कहा, ऊसा थूक दो। इमरान साहब, आप एक्सट्रो को कॉल करके अहकामात ले लीजिए, सफदर ने तजवीज़ पेश की। मैं भी यही कहना चाहता था, तनवीर बोल पड़ा। जैसे तुम लोगों की मर्जी, इमरान ने कहा। जूलिया इधर आओ, मैं तुम्हारे करीब ही हूँ, जूलिया ने कहा। एक्सट्रो को कॉल करो, इमरान ने कहा। तुम क्यों नहीं करते, जूलिया ने कहा, तुम पार्टी लीडर हो। अब तुमको बनाता हूँ, कॉल करो, इमरान ने कहा। तुम्हारी जिम्मेदारी पर, जूलिया ने कहा और ट्रांसमीटर निकाल कर फ्रीक्वेंसी सेट की और एक्सट्रो को कॉल करने लगी। दूसरी कोशिश में जवाब मिला। यस एक्सट्रो। जूलिया, जनाब आली, क्या तुम लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ मैंने पैगाम छोड़ा था? ये सर, हम उसी जगह मौजूद हैं। हिरन भून कर खाओ और आराम करो, एक्सट्रो की आवाज़ आई। वो जनाब, जूलिया हकलाई। कोई और बात है क्या, एक्सट्रो ने नरम लहजे में पूछा। जी हाँ, जूलिया ने हाँपते हुए लहजे में कहा। एक्सट्रो से उन सभी की रूह फना होती थी और उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ बोलते वक्त वो हाँपने लगते थे। क्या बात है, कहो। हमारा यहाँ रुकना खतरनाक है जनाब, जूलिया ने कहा। वो किस वजह से? यहाँ एक वाक़या हो चुका है जनाब, जूलिया ने कहा और पेश आने वाले नीले शोले के बारे में सारी तफसीलात दोहराती चली गई। फिर अब क्या चाहते हो? सब लोगों का ख्याल है कि क़याम किसी और जगह किया जाए, जूलिया ने जल्दी से कहा। उसने सबका नाम लेकर अपनी गर्दन को जिम्मेदारी से बचाया था। ऐसी दूसरी जगह मिलनी इस वक्त बहुत मुश्किल होगी, मगर चीफ की जगह फिर भी महफूज नहीं। नीले शोले से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा? जी नहीं, सिर्फ हिरन आया हुआ है। अच्छा ठीक है, दूसरी जानिब से कहा गया। तुम लोग अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो, मैं देखता हूँ कि तुम्हारा क़याम कहाँ होना चाहिए। शुक्रिया जनाब, जूलिया ने जल्दी से कहा। एक बात और, एक्सट्रो ने कहा। इमरान कहाँ पर है? वो हमारे पास है जनाब आली। मैंने पार्टी लीडर किसे बनाया था? इमरान को, जूलिया ने हकला कर कहा। फिर? एक्सट्रो की गराहट उभरी। कॉल तुमने कैसे की? वो जो जनाब, जूलिया कपकपाते लहजे में बोली। ऐसा लगता है कि तुमको इमरान का पार्टी लीडर होना कबूल नहीं। ये बात नहीं है जनाब। फिर इमरान ने कॉल क्यों नहीं की? दरअसल इमरान साहब को खांसी आ रही थी, जूलिया ने जल्दी से कह गई और इमरान का दिल चाहा कि वो बुलंद आवाज़ में कह के ही लगाने लगे। ये इस जूलिया का हाल था जो इमरान की हैसियत से उसका मज़ाक उड़ाती थी, उसे मारने दौड़ती थी, मगर उसकी नादीदा शख्सियत से लर्जीदा बरामदान थी। शट अप। एक्सट्रो की गराहट उभरी। तुम लोग किसे अपना लीडर बनाना चाहते हो? मुझे बताओ ताकि कमान उसे ही सौंपी जाए। जी वो, जूलिया कुछ ना बोल सकी। उन सबको सांप सूंघ गया और वो सब अंदरूनी तौर पर एक्सट्रो की दहशत से कांप रहे थे। जल्दी बोलो, एक्सट्रो की आवाज़ उभरी। सर, जूलिया को हस्बे मामूल कमान सौंप दीजिए, दफातन तनवीर ने ट्रांसमीटर के करीब होते हुए कहा और वो सब चौंक पड़े। क्या तुम्हें यकीन है कि जूलिया इस इलाके में तुम्हें लीड कर लेगी? वो हम सब में ज़हीन है जनाब, तनवीर ने फिर कहा। क्या तुम ये कहकर तुम अपने आप को नए अहल साबित कर रहे हो? एक्सट्रो कराया। जबकि मैं तुम सबको ज़हीन और चालाक समझता हूँ। जो वो, तनवीर ने गड़बड़ा कर कहना चाहा मगर हकला कर रह गया। क्या जूलिया को लीडर बनाने के बाद तुम लोग मुतमईन हो जाओगे? जी हाँ, तनवीर ने कहा। सफदर हावर चौहान, एक्सट्रो ने कहा। क्या तुम सब लोग इस पर मुत्तफिक हो? जी नहीं, दफातन जूलिया बोल पड़ी। क्या? एक्सट्रो की गराहट उभरी। ये सिर्फ तनवीर का ख्याल है जनाब, जूलिया ने जल्दी से कहा, वरना हम लोग इमरान साहब की सरबराही में ठीक है। तनवीर को एहतलाफ क्यों है? वो, मेरा मतलब है जनाब, इमरान साहब से उसकी नहीं बनती। अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात अपनी ज़ात तक ही महदूद रखा करो। एक्सट्रो की गराहट उभरी। फ़र्ज़ की राह में उन्हें रोड़ा मत बनाया करो। जी, जूलिया इतना ही कह सकी। हाँ मिस जूलियाना फिरसाटर, एक्सट्रो ने कहा। मैंने इमरान को इसलिए पार्टी लीडर बनाया कि वो इस इलाके में एक से ज़्यादा मरतबा आ चुका है। मुझे इल्म है जनाब, जूलिया ने कपकपाते लहजे में कहा। वो तुम लोगों की दलदली इलाकों में रहनुमाई कर सकता है और दूसरे खतरात से भी बर वक्त खबरदार कर सकता है। हमसे गलती हुई थी चीफ, जूलिया ने कहा। तनवीर, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना? यस चीफ, तनवीर ने जल्दी से कहा। आइंदा अगर कोई शिकायत सुनी या तुमने इमरान के हुक्म से सरताबी की तो याद रखो किसी दलदल में ही दफन कर दिए जाओगे, समझे? एक्सट्रो का लहजा ऐसा था कि उनको अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ती महसूस हुई। पूरा जिस्म कपकपा कर रह गया और जहन साएं साएं करने लगा। बेहतर जनाब, तनवीर खौफज़दा लहजे में बोला। आगे बढ़ो, 3-4 फरलांग के फासले पर तुमको आग का शोला नजर आएगा, वहीं क़याम करोगे। एक्सट्रो ने कहा। यहाँ तुम्हारी ज़ियाफ़त के लिए कुछ मौजूद है। फिर इससे पहले कि जूलिया कुछ कहती, राब्ता मुनक़ता हो गया। वो सब चंद लम्हे सहमे में खड़े रहे। फिर इमरान के ललकारने पर घोड़े आगे बढ़ा दिए थे। इमरान जानबूझकर उन सब के पीछे रहा था। उसने सफदर को आगे कर दिया।
ब्लैक जीरो ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और आग के अलाव के पास बैठे मोतू को देखने लगा जो आग पर किसी चीज़ को सेंक रहा था। ब्लैक जीरो ने उससे 10 कदम के फासले पर एक दरख्त की आड़ में रहकर जूलिया से बातें की। मोतू, ब्लैक जीरो ने उसके करीब जाकर कहा। यस सर, मोतू ने जल्दी से खड़े होते हुए कहा। क्या फ़ौरन ही 3-4 मुर्ग पकड़ सकते हो? 3-4 मुर्ग? मोतू ने दोहराया। जी हाँ, क्या दूसरे साथी भी इसी तरफ आ रहे हैं? हाँ। ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। हिरन मिला कि वो ज़ाया हो गया, ब्लैक जीरो ने कहा। नीली रोशनी की वजह से? हाँ, मगर तुम उसके बारे में क्या जानते हो? ये जंगल के रहने वालों के लिए एक अजाब है। क्या मतलब? ये रोशनी कभी कभी जंगलियों की बस्ती में नजर आती है और वहाँ तबाही मचाकर गायब हो जाती है, मोतू ने बताया। क्या ये रोशनी जानदारों को भस्म कर देती है? ब्लैक जीरो ने पूछा। हालांकि उसे जूलिया ने हिरन के अंजाम से आगाह कर दिया, मगर वो इस तरह वो मोतू की मालूमात जानना चाहता था। नो सर, मोतू ने कहा। जहाँ ये रोशनी नजर आई, जंगली भागना शुरू कर देते हैं। फिर रोशनी के गायब होने के बाद पता चलता है कि दर्जनों आदमी गायब हैं। गोया उन्हें अगवा कर लिया जाता है? ऐसा भी नहीं है सर। फिर क्या बात है? ब्लैक जीरो ने पूछा। और गायब होने वाले कहाँ चले जाते हैं? एक बार ये रोशनी सहरा डेवेन्यू में नजर आई थी, मोतू ने बताया। जब गायब हुई तो पता चला कि दर्जनों आदमी और सैकड़ों जानवर पिघलकर बदबूदार मादे में तब्दील हो चुके हैं। तो ये नीला शोला जानदारों को पिघला देता है? ब्लैक जीरो बड़बड़ाया। यस सर, मोतू ने कहा। सेरा डेवेन्यू में उस दिन बड़ा खौफ हरास फैला। दूसरे दिन जब थाने में रिपोर्टें दर्ज हुई तो पता चला 2 दर्जन आदमी भी गायब हैं। फिर तो जब भी ये रोशनी नजर आई होगी। उस दिन के बाद से रोशनी कभी भी नजर नहीं आई, मोतू ने ब्लैक जीरो की बात काट कर कहा। और ब्लैक जीरो सोच में डूब गया। मैं मुर्ग पकड़ लाऊं सर? कितनी देर लगेगी? 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे सर। ठीक है, ब्लैक जीरो ने कहा। वो सोच रहा था कि इमरान और दूसरे मेंबरों को यहाँ तक पहुँचने में कम से कम आधा घंटा ज़रूर लग जाएगा। मोतू 10 ही मिनट में वापस आ गया था। उसके हाथ में 5 जंगली मुर्गे दबे हुए थे। वो सीरियस में बुरी तरह फड़फड़ा रहे थे। काम बन गया सर, मोतू ने कहा। ये 5 मिनट की जारी में थे, आसानी से काबू में आ गए। ठीक है, ब्लैक जीरो ने चाकू खोलते हुए कहा और एक एक करके उसने 5 जंगली मुर्गों को ज़िबा कर दिया और उन सबको एक कटे हुए दरख्त की जड़ पर डाल दिया। फिर चाकू साफ किया और जेब में डाल लिया। गोश्त तैयार है सर, मोतू ने कहा। उसकी निगाहें आग के अलावा पर दरख्त की मोटी सी शाम में पड़े हुए मुर्ग पर थी, जिसे 2 लकड़ियों को ज़मीन में गाड़ कर उनमें अटका कर आग पर लटकाया हुआ था। उतार कर ठंडा होने दो, मैं अभी आता हूँ। बेहतर सर, मोतू ने इस बात में सर हिला दिया। उसने ब्लैक जीरो से ये नहीं पूछा था कि वो कहाँ जा रहा है। ब्लैक जीरो एक दरख्त के पास पहुँच कर रुक गया और ट्रांसमीटर निकाल कर इमरान से राब्ता मिलाने लगा। मोतू से इसका फासला इतना था कि वो यहाँ होने वाली गुफ्तगू नहीं सुन सकता था। हेलो इमरान, हेलो इमरान। राब्ता मिलने पर उसने एक्सट्रो के मखसूस लहजे में कहा। एक्सट्रो के लहजे में वो सिर्फ इसलिए बोला था कि अगर कोई मातहत करीब हो तो वो कुछ शक ना कर सके। अब जब इमरान का उसे काशन देता तभी वो खुलकर बात करता। हाँ काले सिफर, अब कहो क्या बात है? इमरान की आवाज़ आई। आपका इस सोचने के बारे में क्या ख्याल है जनाब? वो लासिल्की लहरों से कंट्रोल किया जाने वाला कोई हरबा था काले सिफर, इमरान की आवाज़ आई। मैं उसे नहीं देख सका जनाब, सिर्फ रोशनी देखी। मुझे हैरत है कि इस किस्म का कोई हरबा यहाँ मौजूद है और उसे कंट्रोल करने वालों को हमारी बाबत पूरी मालूमात है। ये भी तो मुमकिन है जनाब कि वो इत्तफाक़ी तौर पर वहाँ मौजूद रहा हो। शायद, इमरान की आवाज़ आई। मैं किसी बड़े खतरे की बू महसूस कर रहा हूँ। कोई खास बात है जनाब? सेरा डेवेन्यू में मुझ पर हमला हुआ था। इमरान ने अपने ऊपर हमला करने वाले पैड़ा और उसके साथी के बारे में बताते हुए कहा। इसका मतलब तो ये हुआ जनाब कि वो उन्हीं की तरफ से भेजे हुए थे। अगर ऐसा ना होता तो वो संगी और T3B का नाम क्यों लेते? इस सिलसिले में मेरे पास भी एक इतला है, ब्लैक जीरो ने कहा और मोतू से मिलने वाली इतला दोहराता चला गया। गोया नीला शोला भी जाहिर हुआ और दर्जनों आदमी गायब हो गए। इमरान ने दोहराया और ब्लैक जीरो ने तायद करते हुए कहा। मोतू की इतला यही है जनाब। फिर तो उसकी नोयत ज़रा बदल जाती है। आप पर हमले की? हाँ, हो सकता है मुझ पर हमला करने वालों ने वो नाम किसी और मकसद से लिए हों। वजह कुछ भी रही हो जनाब, मगर मुझे लगता है कि यहाँ कोई गैर कानूनी काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और इसके लिए उन्हें आदमी की ज़रूरत रहती है। वेरी गुड, इमरान ने कहा। तुम सही नतीजे पर पहुँचे हो। नीले शोले का ज़हूर सिर्फ लोगों को खौफजदा करने के लिए होता है ताकि वो उनकी बदहवासी से फ़ायदा उठा सकें और जनाब इसी बदहवासी में वो अपने मतलब के आदमी घेर ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक, इमरान ने कहा। एक बार पहले भी हम ऐसा ड्रामा देख चुके हैं। आपका इशारा घोड़ों की जानिब है जनाब? हाँ, सुलेमान के घोड़े वाले असिस्टेंट की जानिब। उसका भी यही काम था। जैसे ही उसके ताक़ुब में आने वाले एक खास मकसद तक पहुँचते थे, ताक में लगे हुए लोग उन पर टूट पड़ते थे और वो ज़मीन दोस्त दुनिया में पहुँचा दिए जाते। तो क्या हमारा भी किसी ज़मीन दोस्त दुनिया से साबका है जनाब? नहीं, इमरान ने कहा। हम किसी मामले में नहीं उलझेंगे। मतलूबा चीज़ जैसे ही हमारे हाथ लगी हम वापस हो जाएंगे। वो तनवीर का क्या किस्सा था जनाब? जूली ने इरादा जाहिर किया था कि क़याम किसी और जगह किया जाए, नीले शोले के ज़हूर की वजह से। हाँ, मेरे इनकार कर तनवीर अड़ गया। बात बढ़ रही थी कि सफदर ने एक्सट्रो को कॉल करने की तजवीज़ रखी और मैंने जूली को कॉल के लिए कह दिया। मैं आपका इशारा समझ गया था जनाब, ब्लैक जीरो ने कहा।
क्या मैंने उन लोगों के साथ रवैया सही रखा? कुछ और कसना था। आइंदा सही जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, अब उस नीले शोले के बारे में क्या हुक्म है अगर वो नज़र आए तो? उसके झलसाने वाले हाथ से दूर रहकर उसका जायज़ा लेना और बस। अगर उसके पीछे कुछ और लोग हों तो उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा, और अभी तक हमें कोई दूसरी पार्टी नहीं टकराई, पता नहीं वो किस तरफ होंगे। जहाँ भी होंगे टकराव जल्दी हो जाएगा, इमरान ने कहा। तुम पूरी तरह से होशियार रहोगे, समझ गए? यह सर समझ गया। नहीं समझे? इमरान ने कहा। मेरा इशारा नीले शोले और मोतू दोनों की जानिब है। आप अब तक उसकी जाने से मुतमईन नहीं हैं जनाब। मैं अपनी ही जाने से मुतमईन नहीं हूँ काले सिफर, इमरान ने कहा। तुम एक ऐसे राज के अमीन हो जिसके अफशा होने पर मुल्क नाकाबिले तलाफी नुकसान से दो चार होगा। आपका मतलब यह है जनाब कि मोतू वो नहीं जो खुद को जाहिर कर रहा है? हाँ, वो यकीनी तौर पर उन्हीं का साथी है जो नीले शोले को कंट्रोल कर रहे हैं। मगर जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा, अगर वो यहाँ मिला होता या सरेड एवेन्यू में उसने रब्ता कायम किया होता तब तो शोभा किया जा सकता था। इसलिए वो तुम्हें उन दोनों जगहों पर नहीं मिला। फिर हमें यह मानना पड़ेगा जनाब कि नीला शोला की पुष्प पर बस नाम लेने की ज़रूरत नहीं। इमरान ने बात काट कर कहा, वो तो तुम्हारी शख्सियत से किस हद तक आगाह है। सिर्फ इस हद तक कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, हिफाजत के ख्याल से आप सबसे अलग रहकर सफ़र कर रहा हूँ। कॉल करते और वो कहाँ होता है, उस वक्त भी वो मुझे आग के पास बैठा नज़र आ रहा है। ठीक है, इमरान ने कहा, उस पर पूरी तरह से नज़र रखो और जैसे इस बात का सबूत मिले कि वो तुम्हारी एक्सट्रो वाली हैसियत से आगाह हो चुका है, उसका पता साफ कर दो। ऐसा ही होगा जनाब। हम लोग चंद घंटे रुकने के बाद दोबारा चल पड़ेंगे। क्या रात में सफ़र ठीक रहेगा? रात दिन का ख्याल दिल से निकाल दो काले सिफर, इमरान ने कहा। दुश्मन चारों तरफ से हमारी मतलूबा शय की ताक में है। इससे पहले कि वो उस तक पहुँचे हमें वहाँ पहुँचकर उसे हासिल कर लेना है। मगर वो लोग तो दूसरी सिंध गए हैं, जल्द ही वो उसी तरफ भागे आ जाएंगे, इमरान ने कहा। बस एक बार उन्हें ये इल्म हो जाना चाहिए कि हम किस तरफ सफ़र कर रहे हैं। गोया वो हमारा ताक़ुब करेंगे। ताक़ुब करने की ज़रूरत उस वक्त तक रहेगी जब तक उनको सिंध का अंदाज़ा नहीं हो जाता, इमरान ने कहा। उसके बाद वो खुद दौड़ लेंगे। फिर तो हमें ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, यकीनन, इमरान ने कहा। मैंने यहाँ 5 मुर्ग हलाल करके रख दिए हैं, उन्हें भूनने में वक्त ज़ाया होगा, मगर खैर मैं आगे जाता हूँ जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मैंने नक्शा देखा है, 1 घंटे की मुसाफत के बाद हमें एक नदी अबूर करनी होगी। गालिबन इस नदी को अबूर करने के बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ नक्शे में दायरा नंबर 1 बना है। जी हाँ, उसी दायरे में आदम गोलों की 3 बस्तियाँ हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। उसके बाद ही दायरा नंबर 2 शुरू होगा। तुम मोतू से उन तीनों बस्तियों के बारे में मालूमात हासिल करो। अगर वो दुश्मनों का आदमी है जनाब, तो उन बस्तियों की बाबत पूछ उसे हमारे सफ़र के रास्ते से आगाह कर देगी। अब वो आगाह नहीं हुआ तो नदी अबूर करने के बाद उसे आगाह हो जाएगा। लिहाजा इस पूछ-गछ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेहतर है मैं मालूम कर लेता हूँ ये भी कि क्या वो दायरा नंबर 2 में आने वाले जल्दी इलाकों से कभी गुजरा है तो किस रास्ते से? मैं समझ गया जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मैं उससे सारी मालूमात हासिल कर लूँगा, मगर एक सवाल आपसे पूछना है, जल्दी बोलो। आपने 2 मरतबा इन इतराफ़ का सफ़र किया है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। क्या ये रास्ता वही नहीं? इस रास्ते से हम कभी नहीं गुजरे। एक बार तंजानिया के रास्ते से गए थे और दूसरी मरतबा पहाड़ी इलाकों तक का हेलीकॉप्टर से सफ़र किया था। बस ठीक है जनाब, और मेरे लिए मज़ीद कोई हुक्म? सिर्फ मोहतात रहो, ख़ास तौर पर मोतू की जानिब से इमरान की आवाज़ आई और राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। उसे ट्रांसमीटर ऑफ किया और मोतू की तरफ पलट पड़ा। उसने मोतू के साथ मिलकर जंगली मुर्ग का सफाया किया, फिर वो चल पड़े। मेरे ख्याल से हमें काफ़ी पी लेनी चाहिए थी सर, मोतू ने कहा। कुछ आगे जाकर ब्लैक ज़ीरो ने कहा, मेरे साथ ही पहुँचने वाले होंगे और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देख लें। जैसे आपकी मर्ज़ी, मोतू ने कहा। अब कुछ देर बाद जहरीले कीड़ों के गोल हम पर हमला आवर होने वाले हैं सर, क्या मैं मशल जलाऊं? नहीं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मशल की रोशनी हमें दूसरों की निगाहों में ले आएगी। मशल ना जलाने पर जहरीले भेड़ और दूसरे कीड़े हमें नुकसान पहुंचाएंगे सर, और सुबह यहाँ हमारे सुजे मुर्दा जिस्म पड़े होंगे। इसका इंतज़ाम है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और अपने शाने पर लटके हुए छोटे से बैग से एक छोटी सी शीशी निकाली। इसके मुंह पर स्प्रे लगा हुआ था। फिर उसे नोज़ल का रुख अपनी तरफ करके उसे पुश कर दिया। फ़ौरन ही किसी किस्म के सियाल की बौछार ब्लैक ज़ीरो के जिस्म पर पड़ी। फिर उसने यही अमल मोतू के साथ किया। इससे क्या होगा सर? अब कोई कीड़ा हमारे नज़दीक नहीं आएगा। मगर इसमें किसी किस्म की बू नहीं है सर, फिर कीड़े कैसे भागेंगे? बस देखते रहो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। अब वो उसे कैसे बताता कि सियाल में ही ऐसी लहरें पोशीदा हैं जो कीड़ों को उनके नज़दीक नहीं आने देंगी। दरअसल इस शीशे में 2 किस्म के सियाल थे। जब ब्लैक ज़ीरो ने उसको पुश किया तो दोनों एक साथ नोज़ल से निकले और उनके मिलने से ऐसा कीमियाई अमल हुआ कि जिसके नतीजे में अनदेखी बर्क़ी लहरें पैदा होकर आसपास फैलने लगी। और ये बर्क़ी लहरें कीड़े मकोड़ों को इस तरह इलेक्ट्रिक शॉक पहुँचाती जैसे किसी इंसान को नंगा तार छूने से लगता है। वो चलते रहे। ब्लैक ज़ीरो इमरान की कही हुई बातों पर गौर कर रहा था।
सोच रहा था कि अगर मोतू दर हकीकत उन्हीं की टोह में है और किसी साजिश के तहत उससे मिल बैठा है तो उससे तीनों बस्तियों के बारे में किस तरह पूछा जाए। ऐसा ना हो कि वो असल रास्ते से आगाही होने के बाद उन्हें भटका दे या सीधा आदमखोरों की बस्ती में ले जाकर झोंक दे। वो तन्हा आदमी था, बड़ी आसानी से आदमखोरों की निगाहों से बच सकता था, जबकि उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। देख देख वो चौंक पड़ा। दूर कहीं से घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दी थी, दर्जनों घोड़ों की टापों की आवाज़ें। सर सर, मोतू ने बेचैनी से कहा, आपके साथी खतरे में है। वो कैसे? ये आवाज़ें आदमखोरों की हैं और मैं सुन रहा हूँ, ब्लैक जीरो ने घोड़ा मोड़ते हुए कहा, और इसी सिम से आ रही हैं जिस तरफ हम मोड़ छोड़ कर आए हैं। यस सर, मैं यही कहना चाहता था। मोतू ने उसी के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए कहा। ब्लैक जीरो ने एक हाथ से घोड़े की बाग पकड़ी और दूसरी से ट्रांसमीटर निकालने लगा। घोड़े तेज़ी से दौड़ रहे थे। जंगल का सन्नाटा स्टेन गनों के कहकाओं से मजरू हो रहा था और तारीखी की दबी चादर उनके पीछे एक शोला लपक रहा था। आग की लाल धार तारीखी की चादर में शगाफ डाल रही थी। घोड़ों की टापों की आवाज़ उनको अपने चारों जानिब से सुनाई दे रही थी। खतरनाक जहन में बुझे हुए तीर उनके सिरों पर से सनसनाते हुए गुजरकर दरख्तों के तनों को छेद रहे थे। अगर वो ज़मीन बोझ ना होती तो अब तक उनमें से कई कम हो चुके होते। इस तरह तो हम सारी रात भी इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते कर्नल, लेफ्टिनेंट ने कहा। समझ में नहीं आता कि इनमें से कोई मरा भी है या नहीं, कर्नल बड़बड़ाया। रोशनी के बम फेंको, सार्जेंट ने कहा और मुड़कर स्टेन गन से एक बस सामने की तरफ झोंक दिया। बेकार है, कर्नल ने कहा, उनसे कहो एमुनिशन बर्बाद ना करें। फायरिंग बंद करो, लेफ्टिनेंट ने रूसी ज़ुबान में चिल्लाकर कहा और चंद लम्हे बाद वहाँ सन्नाटा फैल गया। सन्नाटा इस लिहाज से फैल गया कि स्टेन गनों का शोर खत्म हो गया, वरना घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ें तो अब भी सुनाई दे रही थी। अब क्या करना है कर्नल, लेफ्टिनेंट ने पूछा। हमें दरख्तों पर चढ़ना होगा, कर्नल ने फैसला कुन लहजे में कहा। दरख्तों पर? वो क्यों सर, सार्जेंट ने पूछा। उन आदम हो रेड इंडियनों से मुकाबला करने का यही एक तरीका है। ऊपर से फायरिंग की जाएगी सर, लेफ्टिनेंट ने पूछा। नहीं, ऊपर चढ़ने के बाद हम रोशनी के बम फेंक कर उन लोगों की पोजीशन मालूम करके फिर हमला करेंगे। मैं आपका मतलब समझ गया सर, लेफ्टिनेंट ने कहा। यही बेहतर है कि ज़मीन पर ना हो, वरना रोशनी के बम फटने के बाद भी इसी तरह उनकी निशाने की जद पर होंगे जिस तरह से वो हमारी जद पर आ जाएंगे। वक्त मत ज़ाया करो, कर्नल ने कहा। उनसे कहो कि करीब तरीन दरख्तों पर चढ़ जाए और पत्तों में खुद को छुपा लें। दरख्तों पर? सार्जेंट ने रूसी ज़ुबान में चीख कर कर्नल के हुक्म को दोहराया और वो बड़ी तेज़ी से दरख्तों की तरफ बढ़ने लगे। तुम मेरे साथ रहोगे, लेफ्टिनेंट, कर्नल ने कहा। यस कर्नल, लेफ्टिनेंट ने कहा और वो कर्नल के ताक़ुब में करीब तरीन दरख्त की तरफ बढ़ने लगा। 5 मिनट बाद कर्नल और उसके चंद साथी मुख्तलिफ दरख्तों पर चढ़ चुके थे और पत्तों ने उनको छुपा लिया था। बम फेंको कर्नल, लेफ्टिनेंट ने पूछा। हाँ, दाएं बाएं 2 बम फेंको। ओके कर्नल, लेफ्टिनेंट ने कहा। फिर उसने कमर पर बंधी हुई किट से 2 दस्ती बम निकाले। बज़ाहिर दस्ती बमों की तरह नजर आने वाले ये बम रोशनी के हल्के से धमाके वाले बम थे। अरे जल्दी करो, कर्नल ने कहा। अभी लीजिए सर, लेफ्टिनेंट ने कहा और बमों की सेफ्टी पिन निकाल कर दाएं बाएं उछाल दिया। फिजा में 2 हल्के हल्के धमाके और ऐसा लगा जैसे 100 गज की हद में से दिन निकल आया हो। इतनी ही तेज़ रोशनी फूटी उन बमों से उन्होंने बगौर देखा बहुत दूर दरख्तों की आड़ में कुछ लोग नजर आए। उनके जिस्मों पर सिवाय लंगोट के कुछ और नहीं था। सिरों पर परों वाली टोपी नुमा हेड थे और चेहरे पर रंगीन धारियाँ। उनके हाथों में कमानें थीं तो कुछ के हाथों में नेज़े थे। एक लम्हा फिर वहाँ तारीकी छा गई। फायर, कर्नल ने लेफ्टिनेंट से कहा। इस तरह तो हम खुद मारे जाएंगे, कर्नल, लेफ्टिनेंट ने कहा। वो कैसे? जैसे ही हम फायर करेंगे वो इस बात से आगाह हो जाएंगे कि हम ज़मीन के बजाय दरख्तों पर चढ़े हुए हैं। इससे क्या होगा? वो आसानी से हमें मार लेंगे, लेफ्टिनेंट ने कहा। ज़मीन पर तो उनके तीरों से बच रहे थे, मगर दरख्तों पर बामुश्किल बचना होगा सर। बेवकूफ़, फायर करो, लेफ्टिनेंट ने चिल्लाकर कहा। फायर और अपनी स्टेन गन का ट्रैगर भी दबा दिया। इस बार उन्होंने बहुत सौ की चीखें सुनी। वो हमारा, कर्नल के मुंह से निकला। यस कर्नल, लेफ्टिनेंट ने कहा। इस बार हमने बहुत से मार गिराए। अरे कर्नल, रूसी में चिल्लाए। नीचे उतरो और फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ, दाएं बाएं। यस कर्नल, किसी ने कहा। आओ हम भी उतरें, कर्नल ने कहा और वो भी दरख्त से कूद गया। लेफ्टिनेंट उसके साथ था। दोनों सामने की तरफ फायर करते हुए झुककर दौड़ने लगे। बाएं तरफ नाल घुमाओ, कर्नल ने खुद दाएं तरफ नाल घुमाते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने नाल घुमाई 3-4 दर्दों कर में डूबी हुई वहशियाना चीखें उभरी और ऐसा लगा जैसे कुछ लोग दौड़ पड़े हों। शाबाश, कर्नल चिल्लाया। अब ये लोग भागने ही वाले हैं। कर्नल, कर्नल, दफातन उसने लेफ्टिनेंट की चीखें सुनी। वो उसे पुकार रहा था। क्या हुआ? कर्नल चिल्लाया। वो रुककर पलटा ही था कि ऐसा लगा जैसे उस पर कुछ गिरा हो। वो एक झटके से औंधे मुंह ज़मीन पर गिर पड़ा। संभलने की कोशिश की थी कि झटका लगा और वो फिर गिर पड़ा। ना सिर्फ गिरा बल्कि इस मरतबा वो फिजा में भी बुलंद हो गया। उसके पैरों ने ज़मीन छोड़ दी। अरे, कर्नल के मुंह से निकला। अब वो अपने ऊपर गिरने वाली शय को समझ गया। उस पर जाल गिराया गया था।
यकीनन उसके दूसरे साथियों का भी ऐसा ही हशर हुआ होगा। उसने चेन गन के लिए हाथ पैर चलाए, मगर वो तो बुरी तरह जाल में उलझा हुआ था। हाथ और पैर बंद कर रह गए थे। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, वो ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा। यस कर्नल। करीब से ही लेफ्टिनेंट की आवाज़ आई। मैं जाल में फंसा हुआ हूँ, तुम कहाँ पर हो? ज़मीन और आसमान के दरमियान कर्नल, लेफ्टिनेंट की आवाज़ आई। ये सूअर बहुत चालाक है, कर्नल घबराया। वो पूरी जद्दोजहद कर रहा था कि किसी तरह से इसका एक हाथ पेटी में लगे हंजर तक पहुंच जाए, मगर नाकामी मुकद्दर बनी हुई थी। मेरा ख्याल है कर्नल सब फंस गए हैं, लेफ्टिनेंट की आवाज़ आई। हाँ, ऐसा ही लगता है, कर्नल ने कहा। और अचानक उसकी आवाज़ घट गई। वो बड़ी तेज़ी से नीचे गिरा था। कोल्हों के बल गिरा, इसलिए ज़बरदस्त चोट लगी। वो फ़ौरन ही उठ बैठने में कामयाब ना हो सका। फिर कई आदमी उस पर पल पड़े और उसे इसी जाल में किसी बंडल की तरह लपेट दिया गया। फिर कर्नल ने महसूस किया कि उसे किसी घोड़ों पर डाल दिया गया है। वो घोड़ों की टापों से अंदाज़ा लगा सकता था कि आदमखोर उनको लेकर चल पड़े हैं। 1 घंटे के सफ़र के बाद कर्नल को बोरी की तरह घोड़े से गिरा दिया गया और इस बार वो सिर के बल गिरा था, इसलिए उसके मुंह से कराह निकली और जहन तारीक हो गया। दोबारा जब होश की दुनिया में आया तो वो एक स्तून से बंधा हुआ था। उसके हाथ पैरों को स्तून के पीछे ले जाकर बांधा गया। आसपास बड़ी बड़ी मशालें रोशन थी। वो जिस जगह बंधे हुए थे ये एक 30-40 गज लंबा चौड़ा मैदान था। शुक्र है कि आपको होश आ गया, लेफ्टिनेंट की आवाज़ आई। वो चौंक पड़ा। हम कहाँ पर हैं? कर्नल के मुंह से बेसाहता निकला। शायद आदमखोरों की बस्ती में, लेफ्टिनेंट ने कहा। शायद नहीं, यकीनन, कर्नल ने कहा, मगर वो सब हैं कहाँ पर? हम लोगों को बांध कर वो बस्ती में चले गए हैं, लेफ्टिनेंट ने बताया। बस्ती मेरे ख्याल में सामने है। कर्नल ने 60-70 गज दूर नजर आने वाली रोशनियों की जानिब देखते हुए कहा। हाँ, वही बस्ती है कर्नल। हमारा सामान कहाँ पर है? ये लोग सब कुछ ले आए हैं, मगर वो सब है कहाँ पर? हमारे पीछे आग का दूसरा अलाव है। दूसरा अलाव? कर्नल ने कहा। यस कर्नल, वहीं पर हमारा सारा सामान रखा है। हाथ खोलने की कोशिश करो, कर्नल ने अपने हाथों को जमिश देते हुए कहा। मुश्किल है कर्नल सर, लेफ्टिनेंट ने कहा। वो बहुत मजबूती से बांध कर गए हैं। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ। और नाकाम रहे? कर्नल ने पूछा। यस सर। क्या तुम्हारी पेटी में हंजर नहीं है? है सर, मगर मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। फिर कर्नल ने पूछा, क्या इसी तरह बेबसी से खड़ी रहकर उन आदमखोरों के लिए लुकमा तर बनना चाहते हो? एक उम्मीद है सर, लेफ्टिनेंट ने कहा। वो क्या? हम सिर्फ 6 यहाँ हैं। क्या मतलब? हमारा सातों साथी शायद उनके साथ नहीं लगा। कौन? कौन हाथ नहीं लगा? रोनाल्डो सर। बकिया सब यहाँ पर हैं। आप सोने गेट घूमकर ये सबको देख सकते हैं। ओहो, कर्नल के मुंह से निकला। उसने घूमकर देखा। उसके लकड़ी के मोटे मोटे स्तूनों से उसके बकिया चारों साथी बंधे हुए थे, मगर उनके चेहरों पर खौफ या मायूसी नहीं थी। अलाव से उठने वाली शोलों की जर्द लाल रोशनी में वो कर्नल को घूर रहे थे। शायद रोनाल्ड हमारी मदद करे। उसे आना ही होगा, कर्नल ने कहा, बशर्ते कि वो जिंदा हो। जिंदा तो वो है, कैसे कह सकते हो लेफ्टिनेंट? जब मुझ पर जाल गिरा है तो रोनाल्ड ने चाकू से उसे काटने की कोशिश की थी, मगर फिर वो आदमखोरों के करीब आने पर भाग निकला। वो लोग शायद सुबह का इंतजार करेंगे, कर्नल ने कहा। आपका ख्याल सही है कर्नल सर। तुम लोग भी कोशिश करते रहो, कर्नल जोर से चिल्लाया। इस तरह चुपचाप खड़े रहकर अहमक नजर ना आओ। हम बराबर कोशिश कर रहे हैं, कर्नल ने चीखकर जवाब दिया। हाथ नहीं खुलते तो उन सतूनों को उखाड़ने की कोशिश करो। कर्नल ने अपने हाथों को जोर जोर से जंबिश देते हुए कहा। फिर उसका दिल धड़क उठा। उसे ऐसा लगा जैसे हाथों पर बंधी हुई रस्सी के बल ढीले हो गए हों। स्तून बहुत मजबूती से गड़े हुए हैं सर, सार्डिन ने चिल्लाकर कहा। मेरा स्तून जल रहा है, किसी और ने कहा। शाबाश, कोशिश किए जाओ, कर्नल ने कहा और खुद दीवानावार हाथों को जंबिश देने लगा। फिर उसे ऐसा लगा जैसे एक बल हाथों से उतर गया हो। उसने बड़ी तेज़ी से बकिया बलों को हाथों से जुदा किया और हाथ आज़ाद करके पेटी पर से हाथ डाला, मगर वहाँ था क्या? खाली खंजर का गुलाफ लटका हुआ था। कर्नल ने फुर्ती से पेटी खोली, उसके सिरे को दबाकर स्टील का एक ब्लेड निकाला, फिर फुर्ती से पैरों की रस्सी काट डाली। अब वो आज़ाद था। वो लेफ्टिनेंट की तरफ बढ़ा। 5 मिनट में वो सब आज़ाद थे, मगर ये आज़ादी लम्हों की थी। अचानक बाएं तरफ से एक नेज़ा आया और कर्नल के बालों को छूता हुआ हवा ज़मीन में बेबस हो गया। रेड इंडियन आ पहुँचे थे। जल्दी करो, कार्टर चिल्लाया था। ओह हाँ, कार्टर की आवाज़ पर वो चौंके थे। दरख्तों की आड़ ले लो, कार्टर ने चिल्लाकर कहा। मगर वो है किस तरफ? ऊपर देखो, ऊपर, कार्टर ने चिल्लाकर कहा। माय गॉड, रोज़ी के मुंह से निकला। उन सबकी निगाहें ऊपर पहाड़ी पर जमी हुई थी, जहाँ एक सिरे से दूसरे सिरे तक मशालें ही मशालें नजर आ रही थी और उनकी रोशनी में घोड़ों पर सवार रेड इंडियन। अभी उनको नीचे आने में बहुत देर लगेगी, कार्टर ने कहा। क्या हम कश्ती पानी में उतारें? पार्कर ने कहा। नहीं, पानी में भी वो हमारा ताक़ुब करेंगे। वो कैसे जनाब? पहाड़ी पर रहकर वो हमारे साथ चलते रहेंगे और जब हम थक जाएंगे या दरिया पार कर लेंगे तो वो हमें आ लेंगे। फिर क्या किया जाए जनाब? मुकाबला करना पड़ेगा, कार्टर ने कहा।
मगर वो बहुत ज़्यादा है, पार्कर ने कहा। अगर जानें बचानी है तो उनका मुकाबला करना ही पड़ेगा। मगर जेमसन ने कहा, आप उनकी लड़ने की तकनीक से वाकिफ़ हैं। हाँ, वो चारों तरफ से आ लेंगे, कार्टर ने कहा। और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, जेमसन ने कहा। फिर क्या राय देते हो, कार्टर ने कहा। हमें सरदर्द दरिया ही वाला रास्ता इख्तियार करना चाहिए, जेमसन ने कहा। कम अज़ कम फौरी तौर पर उनसे ज़िंदा बच जाएंगे। तुम सब थके हुए हो, कार्टर ने कहा, और खाने के बाद अब किसी में भी इतनी हिम्मत ना होगी कि वो कश्ती खींचने की मुशक्क़त कर सके। आपका ख्याल ठीक है जनाब, पार्कर ने कहा। लिहाजा बेहतर यही है कि होशो हवास ठिकाने रखकर उनसे मुकाबले की मनसूबाबंदी की जाए, कार्टर ने कहा। वो किस तरह जनाब, जेमसन ने कहा। मुझे उसकी तरबियत दी गई है, कार्टर ने कहा। हम 7 आदमी और 7 सिमतों को संभाल लेंगे, मगर सैकड़ों रेड इंडियन के मुकाबले में हम 7 आदमी क्या कर लेंगे, पार्कर ने कहा। क्या वो तीनों से छली नहीं कर डालेंगे? नहीं, कार्टर ने कहा। मेरा मंसूबा ऐसा है कि मैं अपने सारे साथियों को कोई गज़न पहुँचे बगैर निकाल ले जाऊँगा। वो किस तरह, मिस्टर कार्टर, रोज़ी ने पूछा। हमारे पास डायनामाइट भी है और बारूदी सुरंगें भी। हाँ, और मैंने उनको लाने पर एतराज़ भी किया था, पार्कर ने कहा। हमें ये अंदाज़ा करना होगा कि वो किस तरफ से आएंगे, कार्टर ने कहा, क्योंकि पहाड़ी से उतरने का एक ही रास्ता होगा। अगर ये बात है तो हम उनसे मुकाबला आसानी से कर सकते हैं, पार्कर ने कहा। बिल्कुल कार्टर सर, जेमसन ने कहा। अंधेरे में देखने दूरबीन निकालो, कार्टर ने कहा, और अपने सामान की थैली से उसने दूरबीन निकाल ली। मेरा ख्याल है सर वो दरिया के इसी हिस्से से आएंगे जिस तरफ से हम साहिल पर आए थे, जेमसन ने कहा। नहीं, इस तरफ से वो नीचे नहीं उतर सकेंगे, कार्टर ने पहाड़ी का जायज़ा लेते हुए कहा। पहाड़ी के ऊपर अब मशल बरदार घुड़सवारों की तादाद घटने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कतार दर कतार पहाड़ी के सिरे से हट रहे हों। हमसे एक गलती हो गई है सर, पार्कर ने कहा। वो क्या, कार्टर ने पूछा। जैसे ही तीर आया था हमको चाहिए था उन पर हमला कर देते। हाँ वाकई, जेमसन ने कहा। सर वो लोग स्टेन गनों की जद पर थे, कम से कम 30-40 को तो गिरा ही लेते। ख्याल है तुम्हारा, कार्टर ने कहा। जंगल की हर चीज़ धोखा देती है, ये पहाड़ी इतनी नीची नहीं है जितनी नज़र आ रही है। वो आरी घोड़ा भी गायब हो गया, मिस्टर कार्टर, रोज़ी ने कहा। कार्टर ने ऊपर देखा, वहाँ तारीखी थी। वो अंधेरे में देखने दूरबीन से इतराफ़ का जायज़ा ले रहा था। इस तरफ तो ऐसे कोई राह नज़र नहीं आई सर जिससे वो उतर कर इस तरफ को आ सकें, पार्कर ने कहा। पहाड़ी जहाँ पर ख़त्म हुई है वहाँ चंद गज डहलवान के बाद सारा हिस्सा स्पाट है, जेमसन ने कहा। वो इस तरफ से नहीं उतर सकेंगे, फिर लाजिमन को किसी दूर दराज रास्ते से इस तरफ आना पड़ेगा, रोज़ी ने कहा। और ये हमारे लिए अच्छा मौका है। हाँ, इस मौके से हमें फ़ायदा उठाना है, कार्टर ने कहा। आपका क्या अंदाज़ा है सर, वो किस रुख से आएंगे, पार्कर ने पूछा। वो बिल्कुल सामने से आएंगे, कार्टर ने कहा। हाँ, और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। क्या फिर बारूदी सुरंगें बिछा दी जाएं, जेमसन ने पूछा। सामान उठाकर चलो, कार्टर ने कहा। मगर पार्कर ने कहा, इस तरह तो हम फंस जाएंगे। मैं साहिल के करीब ही रुकना चाहता हूँ, कार्टर ने कहा, ताकि कम से कम दो इतराफ से हम महफूज रहें। हमें जल्दी करनी चाहिए, जेमसन ने कहा। मिस्टर कार्टर का ख्याल सही है, रोज़ी ने कहा। बकिया 2 सिमतों में बारूदी सुरंगें बिछाकर हम अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। बस फिर उन लोगों ने बड़ी फुर्ती से सामान समेटा और साहिल की तरफ जहाँ पहाड़ी ख़त्म हुई बढ़ना शुरू कर दिया। बस रुक जाओ, पहाड़ से कुछ पहले दरख्तों की एक झुंड में पहुँचकर कार्टर ने कहा, यहाँ हम मोर्चाबंदी संभालेंगे। मैं बारूदी सुरंगें बिछाता हूँ सर, जेमसन ने कहा। ठीक है, लेकिन इस तरह बिछाना कि किसी भी तरफ से आने वाले उनसे महफूज ना रह सकें। ये सर आप जानते हैं मैं इसका माहिर हूँ, जेमसन ने कहा, और एक थैला खोलने लगा। फिर उसने थैले में से 2 बड़े पैकेट निकाले और सामने की सीन बढ़ता चला गया। तुम लोग ऐसे दरख्त तलाश करो जिनकी आड़ लेकर सामने से आने वालों पर फायरिंग कर सको, कार्टर ने पार्कर से कहा। सर क्या मैं जेमसन का हाथ बटाऊँ, रोज़ी ने पूछा। नहीं, जेमसन अकेला सुरंगें बिछा देगा। इस सामने वाले दरख्त से हम चारों तरफ मार कर सकते हैं, पार्कर ने एक दरख्त पर टार्च की रोशनी डालते हुए कहा। ये एक दरख्त नहीं था बल्कि 3 दरख्त थे जिनके तनों के दरमियान बमुश्किल इतनी जगह थी कि एक आदमी इसमें से निकलकर दूसरी जानिब जा सकता। बहुत खूब पार्कर, बहुत खूब, कार्टर ने कहा। ये दरख्त बेहतरीन मोर्चा रहेगा। मैं सिरे की तरफ रहूँगा, पार्कर ने कहा। रोज़ी तुम दूसरे दरख्त को संभाल लो, मैं तीसरे और सिरे वाले दरख्त पर रहूँगा, कार्टर ने कहा। बकिया तीनों आदमी हम तीनों के साथ बढ़ जाएं। यह सर, उन्होंने कहा। बड़ी तेज़ी से उन्होंने उस दरख्त के पीछे मोर्चाबंदी की और फिर वहाँ अंधेरा छा गया। पेट्रोमैक्स और टार्च सभी बुझा दी गई। अब उनको रेड इंडियनों का इंतज़ार था। उनके दिल धड़क रहे थे। कार्टर को छोड़कर उन सबकी ज़िंदगी में ये पहला मौका था कि वो रेड इंडियंस के मुकाबले पर खड़े थे। उन लोगों की हाहू से खौफज़दा मत होना, कार्टर ने चिल्लाकर कहा। नो सर, किसी ने जवाब दिया। मोच को पता, इसके अलावा कुछ नहीं। शायद वो आ रहे हैं, कार्टर ने कहा। दूर हवा के दोश पर लहराती हुई घोड़ों की टापों की आवाज़ें उन्हें सुनाई दी थी। ये आवाज़ें कभी करीब आती महसूस होती और कभी बहुत दूर लगने लगती।
जेमसन अभी नहीं आया बॉस, रोजी ने कार्टर की तरफ मुंह करके कहा। पार्कर जेमसन को आवाज़ दो, कार्टर ने पार्कर से कहा। जेमसन जेमसन, पार्कर ने तेज़ आवाज़ में पुकारा। यस कमिंग, दूर से जेमसन की आवाज़ सुनाई दी। वो आ रहा है बॉस, पार्कर ने पलट कर कहा। और दुश्मन भी आन पहुंचा है, कार्टर ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनते हुए कहा। यस सर, पार्कर ने तायद की। टापों की आवाज़ लम्हा ब लम्हा करीब आती जा रही थी। जेमसन, कार्टर हलक फाड़ कर धाड़ा। यस सर, दफातन करीब ही से जेमसन की आवाज़ सुनाई दी। क्या रहा? काम सही हो गया बॉस, अब वो इसी वक्त हम तक पहुंच सकेंगे जब 20-25 अफराद की कुर्बानी दे देंगे, जेमसन ने कार्टर के पास आकर बताया। सुरंगें सही लग गई है ना? यस बॉस, ज़रा सी आहट या धमक से वो उड़ जाएंगी। तब फिर यकीन रखो हम जीत जाएंगे, कार्टर ने मुतमईन लहजे में कहा। मैंने 20-25 गज की हदूद को कवर किया है बॉस, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, जेमसन, कार्टर ने कहा। अब तुम अपनी स्टेन गन लो और हमसे आगे बाएं से किसी दरख्त पर चढ़ जाओ। मैं आपके साथ ही रहूँगा बॉस, जेमसन ने कहा। नहीं, मैं चाहता हूँ कि कम अज़ कम एक आदमी हमसे अलग ज़रूर रहे। वो क्यों बॉस? मुमकिन है वो हम पर काबू पा लें, कार्टर ने अंदेशा जाहिर किया। ऐसी सूरत में अगर तुम आज़ाद हुए तो तुम हमारी मदद कर सकोगे ना? आपको अंदेशा है कि, जेमसन ने कहना चाहा। तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए, कार्टर बात काट कर बोला। हो सकता है हमारा बाल भी बीका ना हो, ये भी मुमकिन है कि हम सब पकड़ लिए जाएं। ठीक है बॉस, मैं एक जगह छुप जाता हूँ, जेमसन ने कहा। नहीं, छुपना सिर्फ दरख्त पर है, किसी और जगह पर नहीं, कार्टर ने जल्दी से कहा। और जेमसन ने टार्च जलाकर अपनी किट उठाकर कमर पर पहनी और स्टेन गन हाथ में लेकर दरख्त की जानिब बढ़ा। जब तक मेरी सीटी की आवाज़ ना सुनो फायर मत करना, कार्टर ने जेमसन को हिदायत की। फायर तो मैं उसी वक्त करूँगा बॉस जब आप करेंगे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कार्टर ने घरा कर कहा। जब तक सीटी की आवाज़ ना सुनो तुम खामोश रहोगे, हवा सूरत हाल कैसी ही क्यों ना हो। मैं आपका मतलब नहीं समझा बॉस। मेरा मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, कार्टर ने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम रिजर्व रहो। अब अगर तुमने फायरिंग की तो रिजर्व कैसे रहोगे? अब समझा मैं आपका मतलब बॉस, जेमसन ने कहा। फिर इससे पहले कि वो कुछ और भी कहता, दफातन फिजा चारों तरफ से आने वाले घोड़ों की टापों की आवाज़ से गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हज़ारों घोड़े उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे हों। जल्दी करो, दौड़ो, कार्टर जेमसन को धक्का देकर चिल्लाया। जेमसन दौड़ता चला गया, उसने स्टेन गन शाने पर लटकाई और कार्टर वगैरह के मोर्चे वाले दरख्त से काफ़ी दूर एक दरख्त पर चढ़ता चला गया। उसे ऐसा दरख्त मुंतखब किया कि दोनों में से किसी एक फरीक को भी गोली उसे नुकसान ना पहुंचा सके। होशियार, कार्टर कराया। हम होशियार हैं बॉस, पार्कर ने कहा। मगर की आवाज़ तो हर तरफ से आ रही है, आखिर वो किस तरफ से आ रहे हैं? ये आदम और बेहद चालाक होते हैं माय डियर पार्कर, कार्टर ने कहा। आएंगे अगर दाएं से तो धोखा बाएं का देंगे। तो क्या ये आवाज़ें नकली हैं? हो सकता है दाएं बाएं से सुनाई देने वाली आवाज़ें चंद ऐसे घोड़ों की हों जो सिर्फ 4 गज के दायरे में दौड़ रहे हों। इससे फ़ायदा बॉस, दूसरी पार्टी को धोखा देना। गोया वो अपने हमले की सिम छुपाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन उस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक वो सामने ही से आएंगे। दरियार पहाड़ी की वजह से ऐसा कह रहे हैं बॉस, पार्कर ने पूछा। हाँ, कार्टर ने कहा। अगर उनको पहाड़ी पर चढ़ा हुआ ना देख लेता तो इतना सही अंदाज़ा ना लगा पाता। शायद वो आप पहुंचे, पार्कर ने कहा। और कार्टर भी चौंक पड़ा। सामने से सुनाई देने वाली आवाज़ें तेज़ हो गई। उसे अंधेरे में देखने वाली दूरबीन जो अब उसके गले में लटक रही थी उठाकर आंखों से लगा ली। काफ़ी दूर से कुछ साए को शैवले से दिखाई दे रहे थे, मगर वो यकीन से नहीं कह रहा था कि वो रेड इंडियन ही होंगे, क्योंकि वो जंगली पौधे भी हो सकते थे। वो नज़र आ रहे हैं बॉस, पार्कर ने कहा। हाँ, कुछ देर बाद कार्टर ने कहा। अब वो मुझे नज़र आ रहे हैं, 100 के लगभग होंगे, कार्टर ने कहा। पहाड़ी पर देखकर मैं यही अंदाज़ा लगा सकता हूँ। फायरिंग शुरू करूं बॉस? जब तक मैं फायर ना करूं खामोश रहो, कार्टर ने चिल्लाकर कहा। और वो सब चुप हो गए। कार्टर सोच रहा था कि फायरिंग उसी वक्त सही रहेगी जब वो लोग बारूदी सुरंगों के धमाकों से बौखलाए हुए होंगे। ऐसे में उनको किसी बात का होश ना रहेगा और वो आसान शिकार साबित होंगे। कहीं जेमसन फायरिंग शुरू ना कर दे। रोजी ने अंदेशा जाहिर किया। अब चुप रहो, कार्टर कराया। हवा इसी जानिब जा रही है, हमारी मामूली सी सरगोशी भी वो लोग सुन लेंगे। 10 बम निकाल लूँ बॉस? कार्टर के साथ खड़े हुए एक साथी ने पूछा। नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो निकाल लेंगे, कार्टर ने कहा। और उसके साथ ही वो चौंक पड़ा। अब दूरबीन में वो इतने बड़े नज़र आ रहे थे कि जैसे द्यो के द्यो हों। उसने दूरबीन हाथ से छोड़कर स्टेन गन संभाली और दूरबीन गले में पड़े तस्मे में झूलती रह गई। अब वो उनके हेवले दूरबीन के बगैर भी देख सकते थे। बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं वो, और पार्कर ने कहा। बहुत चालाक है, कार्टर ने कहा। दाएं बाएं से टापों की आवाज़ें बदसूर सुनाई दे रही थी, जबकि इधर से कोई नहीं आ रहा। जिस तरफ से आ रहा है उस तरफ खामोशी है बॉस। वो लोग, पार्कर का जुमला अधूरा रह गया। दफातर फिजा में एक धमाके की आवाज़ गूंजी। एक तेज़ चमक हुई और घोड़े हनहनाने लगे। दूसरा धमाका, उसके साथ ही रेड इंडियनों का शोर फिजा को चीरने लगा। बहुत से मज़े हैं बॉस, रोजी ने जोशो खरोश से कहा। होशियार और खामोश रहो, कार्टर ने घबरा कर कहा। सॉरी बॉस, अहमक की बच्ची, कार्टर बड़बड़ाया। और ठीक उसी लम्हे चंद रेड इंडियन घुड़सवार उनकी तरफ आने लगे। जैसे ही वो जद पर आए, कार्टर ने स्टेन गन का ट्रैगर खींच लिया। फिजा में रेट रेट की खौफनाक आवाज़ उभरी और सामने से आने वाले रेड इंडियन चीखते चिल्लाते घोड़ों से गिरते चले गए।
फिर तो धमाकों और स्टेन गनों की आवाज़ें कान फाड़ने लगी। रेड इंडियंस चीखते चिल्लाते इधर आते और खेत हो जाते। वो बहुत ज़्यादा है बॉस, मार कर चिल्लाया। परवाह मत करो, वो भाग रहे हैं, कार्टर ने कहा। उसने कुछ गलत भी नहीं कहा। रेड इंडियन तब वापस भाग रहे थे। उनकी घोड़ों की टापों की आवाज़ दूर होती जा रही थी। बारूदी सुरंगों के धमाकों ने उनमें तबाही मचा दी और वो इसी से खौफजदा होकर भागे थे। हुर्रे हुर्रे पार जोश में चिल्लाया। अहमक, खामोश रहो, कार्टर नजर आया। वो इतने आसानी से शिकस्त नहीं मानते, फिर आएंगे, दोबारा आएंगे तो फिर मारे जाएंगे, पार्कर ने चिल्लाकर कहा। फिर वहाँ सकूत छा गया। ऐसे लगा जैसे किसी म्यूजिक की पुरशोर आवाज़ में बुझते हुए रिकॉर्ड को रोक दिया गया हो। दफातन कार्टर चौंका। उसने हवा में बदबू सी महसूस की। फिर इससे पहले कि वो कुछ कहता, ऐसे ही लगा जैसे नाक के रास्ते हलक और मैदे में मिर्चें भर गई हों। उसने चीखने के लिए मुंह खोला और फिर उसी तरह कोल्हों के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। जहन तारीख होता चला गया। ट्रांसमीटर आपके और साथियों से जा मिला। कुछ देर बाद वो इस जगह पहुंच गया जहां अलाव रोशन था। एक दरख्त की कटी जड़ पर दबा किए हुए जंगली मुर्ग पड़े थे। वो घोड़ों से उतर आए। सफदर, हावर, तुम लोग मुर्ग साफ करो और भूनने का इंतज़ाम करो, इमरान ने उन दोनों से कहा। बेहतर, हावर ने कहा और हंस पड़ा। उसका कहा काफ़ी बुलंद था। क्यों, इमरान ने पूछा। इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे सुल्तान आबाद याद आ गया था, हावर ने कहा। क्या मतलब? इमरान ने घोड़े को एक दरख्त की जड़ से बांधते हुए पूछा। उन सब ने से दरख्त की जड़ से घोड़े बांधे थे। सुल्तानाबाद का वाक़या आपको याद नहीं क्या? हावर ने कहा। मेरी यादाश्त घास चरने चली गई है, हावर ने कहा। लिहाजा तुम अपनी ही यादाश्त को आवाज़ दे लो। वहाँ हमने बकरा भूना और एक्सटू ने हमारी ला इल्मी में अपना हिस्सा निकाल लिया, हावर ने कहा। जूलिया ने मछली तली और एक प्लेट एक्सटू ले उड़ा। और अब, जूलिया ने कहा, खुद एक्सटू ने हमारे लिए मुर्ग हलाल किए हैं। ऐसा चीफ शायद ही किसी को नसीब हुआ हो, चौहान ने कहा। वो दर हकीकत हर लम्हा हम पर नज़र रखता है, सिद्दीकी ने कहा। बॉस, मुर्ग मैं भून लूँ? जोसेफ ने इमरान से पूछा। अभी अपनी तरह कोयला बनाने का इरादा है क्या? नहीं बॉस, ये मुर्ग जंगली मुर्ग एक खास तरीके से भुना जाए तो बहुत ज़्यादा लजीज हो जाता है, जोसेफ ने जल्दी से जवाब दिया। चल तू ही भून ले। मिस्टर सफदर, मुर्ग साफ करके मुझे दे दो, जोसेफ ने लाव की रोशनी में नजर आने वाले मुर्गों को देखते हुए कहा। पेट्रोमैक्स रोशन करो अहमको, इमरान ने कहा। हम हुक्म का इंतजार कर रहे थे जनाब इमरान साहब, हावर ने शोहरी से कहा। पेट्रोमैक्स निकाल कर रोशन कर दिया। चंद मिनट बाद वहाँ 4 मेट्रोमैक्स रोशन हो चुके थे। उनकी रोशनी इतनी थी कि वो आसानी से ना सिर्फ एक दूसरे को देख सकते थे बल्कि आसपास का जायज़ा भी ले सकते थे।